प्रश्न संख्या 434। भाग संख्या 1। जी हाँ, दिनांक 26/1/2001 से लागू है। नियमों व विभाग द्वारा जारी निर्देशों की प्रतियां परिशिष्ट ए से आई तक संलग्न है। नंबर 2, जी नहीं। नंबर 3, जी हाँ, सरकार के कार्यकलापों की जानकारी आम जन को उपलब्ध हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने प्रश्न के भाग 3 का उत्तर दिया है, मेरा इसमें प्रश्न ये था कि इनके प्रभावों का कोई मूल्यांकन किया है, यदि हाँ तो उसके परिणाम क्या रहे। आपने सिर्फ इतना सा उत्तर दे दिया कि इसकी जानकारी जनता को है। मेरा इसमें पूछने का मतलब ये था कि सभी विभागों ने अपने विभागों के द्वारा नागरिक अधिकार पत्र जारी किए और उन नागरिक अधिकार पत्रों में इस अधिनियम और नियमों की पूर्ण रूप से अवहेलना की गई। जैसे कि आपने इसमें फीस रखी है 2 रुपया प्रति पेज, और उन्होंने कहीं 10 रुपया कहीं 20 रुपया रख लिया, और उनको जब आपके विभाग के सर्कुलर का हवाला देते हैं या सर्कुलर दिखाते हैं तो कहते हैं ये तो होम डिपार्टमेंट के लिए, हमारे लागू ही नहीं। इसलिए मेरा इस संबंध में निवेदन ये था कि आप इसकी समीक्षा करें कि इसकी अनुपालना किस सीमा तक हो रही है। उदाहरण के तौर पर वहाँ डीडवाना पीडब्ल्यूडी के एक्शन से एक आदमी ने नकलें मांगी, 42 पेज की नकलों के उसने 420 रुपए वसूल किए। उस प्रार्थी ने आपके विभाग के आदेश दिनांक 25 जनवरी 1 का हवाला दिया, तो कहा ये तो होम डिपार्टमेंट के लिए, हमारे लिए नहीं है, और उससे इतनी अधिक राशि वसूल कर ली। और इसका जब मैंने सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्रश्न पूछा, अभी 26 मार्च को उत्तर दिया है कि नागरिक अधिकार पत्र के अनुसार प्रतिलिपियों की दर 10 रुपये प्रति पृष्ठ के हिसाब से जमा कराई है। इसमें किसी प्रकार का कोई नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ। इस संबंध में आप माननीय मंत्री महोदय ऐसी कोई व्यवस्था करें जिससे कि आपके इस अधिनियम और नियमों का जनता को लाभ मिल सके। इस संबंध में आप विशेष रूप से ध्यान। अध्यक्ष महोदय, ये सही है कि अलग अलग विभागों ने अलग अलग अपने नियमों के अंतर्गत नकल लेने के प्रावधान किए हुए हैं और उसके आधार पर उन्होंने फीस भी निर्धारित कर रखी है। जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने अवगत कराया है कि डिडवाना के एक मामले में अधिक राशि वसूल की गई है। अगर इस एक्ट के तहत वो व्यक्ति अगर प्रार्थना पत्र देता तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उसकी फीस जो हमने निर्धारित की उसके आधार पर ही वसूल की जाती। हो सकता है उसने पुराने जो विभाग के नियम है उसके तहत दरख्वास्त दी होगी और उनके तहत उन्होंने उसकी फीस चार्ज की होगी। अब भी मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस अधिनियम के तहत जो भी व्यक्ति प्रार्थना पत्र देगा नकल के लिए, जो हमने फीस निर्धारित कर रखी है 2 रुपये प्रति पेज के हिसाब से, वही वसूल की जाएगी। और इसके साथ साथ अगर कोई मिलावट की चीज़ है, स्पेसिफिकेशन में कोई गड़बड़ है, उसकी जांच कराने के लिए भी आवेदन करेगा तो उसकी भी हमने फीस निर्धारित कर रखी है। उसी निर्धारित फीस के आधार पर वसूल किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा इस प्रश्न में इतना सा उत्तर आपने बाकी रख दिया कि इस बात की आप मॉनिटरिंग करेंगे क्या
कि आज तक जो ये एक्ट लागू हुआ उसके बाद में इसकी मंशा के अनुरूप सारे विभाग अनुपालना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और आइंदा इसकी अनुपालना कराने के लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे? मैं इस, जैसा कि माननीय सदस्य चाहते हैं कि अगर किसी विभाग में इस एक्ट की पालना नहीं हो रही तो उसको हम निश्चित रूप से पालना करवाएंगे, ताकि जो राज्य सरकार की मंशा है सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्राप्त करने का उसको लाभ मिल सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस भावना के साथ सरकार ने ये सूचना के अधिकार का कानून बनाया था कि निचले स्तर पर एक पारदर्शिता का वातावरण बनेगा और लोगों को वो जैसी जानकारी चाहिएगी वो मिल सकेगी, वैसे कानून में तो अपील की भी व्यवस्था है और प्रावधान दूसरे भी किए गए हैं। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवहार में स्थिति यह है कि जब निचले स्तर पर व्यक्ति कॉपी लेने के लिए जाता है तो न तो उसका आवेदन खारिज किया जाता है और उसको कई दिन तक घुमाते रहते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री महोदय से यही जानना चाहता हूं कि इसमें इस बात का निचले स्तर पर नौकरशाही में एक प्रभावी संदेश देने के लिए कि सूचना के अधिकार के प्रति सरकार गंभीर है, क्या आप सचिव और जिला कलेक्टर के स्तर पर खाली सूचना के अधिकार को लेकर कोई समीक्षात्मक बैठक आयोजित करने का विचार रखते हैं? राज्य सरकार की मंशा है कि इस एक्ट को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। यदि कहीं किसी स्तर पर कमी है तो निश्चित रूप से उसके संबंध में हम ऐसी बैठक आयोजित करके विचार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री मोहम्मद मयर आजाद, श्री भरोसी लाल, श्री निर्भय लाल, तीनों अनुपस्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री संयम लोढ़ा। प्रश्न संख्या 436। अध्यक्ष महोदय, क्या जो पिछला प्रश्न है जिसमें वो तीनों ही गायब हो गए, इसमें क्या हमको नेक्स्ट क्वेश्चन कॉल कर लिया माननीय अध्यक्ष महोदय आप? नहीं तो आप बोल रहे हैं, आपको मना कौन कर रहा है? प्रश्न संख्या 436। नहीं तो मना कौन कर रहा है आपके लिए? हाँ, लिख के दे रखा है, लिख के दे रखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्य अध्यक्ष महोदय लिख के दे रखा है उन्होंने। अगर हम अनुपस्थित रहे तो आप बोल लेना। ये पूर्व में आपको सूचना देनी चाहिए, सदन की मेज पर आनी चाहिए, वो मेरे सम्मुख प्रस्तुत होनी चाहिए। आप अब कागज लिए घूम रहे हैं कि मुझे नहीं, मैं कागज का नहीं निकला साहब, मेरे क्षेत्र के रहने वाला है साहब, वो भरेवी लाल है जो उसके साथ अन्याय हो रहा है बेचारे के साथ, इसलिए निवेदन कर रहा हूँ मैं तो उसका ट्रांसपोर्ट कर दिया। प्रश्न संख्या 436। मेरे क्षेत्र के भरेवी लाल जी जो रहने वाले हैं टोडा भीम के, उनको बार बार परेशान किया जा रहा है, उनका ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी विराजमान है, इसका जवाब दें, बार बार उनके ट्रांसपोर्ट क्यों किए जा रहे हैं? सारी जनता वहाँ की चाहती है, पूरे क्षेत्र के विधायक वहाँ के चाहते हैं। प्रश्न संख्या 436। उसके बावजूद मंत्री जी कुछ नहीं कर रहे हैं। रामस्वरूप जी मेरा बेटा, अब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इसमें आया हुआ है। प्रश्न संख्या 436। तीन विधायकों ने प्रश्न को लगा रखा है साहब, इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे क्षेत्र के उनको परेशान किया जाए। माननीय मंत्री जी जवाब क्यों नहीं देते हैं? आप जवाब से क्यों डरते हो? आप साफ कह दीजिए उसको लगा दिया जाएगा दोबारा। क्या दिक्कत आ रही है आपको लगाने में इसमें? अध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है, वो परेशान कर रखा है, उनको बार बार मतलब उनके खिलाफ बार बार क्वेश्चन उठ रहे हैं। मैंने भी अलग क्वेश्चन इसका लगा रखा था, पहले भी इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा हुई है यहाँ पे। आप बैठिए, मेरा करबद्ध निवेदन है साहब, आप बैठिए। प्रश्न संख्या 436। भरेवी लाल जी को दोबारा वहीं पर लगाया जाए, ये करबद्ध निवेदन है आपसे। करने से मैं अनुमति दी। इतनी देर में आप कह सकते थे खड़े होकर के, आप कह दीजिए खड़े होकर के लगा दिया जाएगा। आपको क्या दिक्कत आ रही है? आप क्यों बीच में बोल रहे हो? आप बीच में क्यों बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ, मैं निवेदन कर रहा हूँ अध्यक्ष महोदय से, आप खारिज कर दिया। तो करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ अध्यक्ष महोदय से, भरेवी लाल जी के साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है उनके साथ। प्रश्न संख्या 436। माननीय मंत्री जी प्रश्न संख्या 436। मंत्री जी मुस्कुरा रहे हैं, कह दो लगा दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 436। आप भी बैठिए, श्री संयम लोढ़ा। प्रश्न संख्या 436। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से
नंबर 1, विधानसभा क्षेत्र सिरोही में वर्ष 2001-2002 में पेयजल के संदर्भ में 27 योजनाएं कुल अनुमानित लागत रुपए 384.40 लाख हेतु स्वीकृत हुई। इनमें से 8 योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। शेष में से 9 योजनाओं को ग्रीष्म 2002 में पूर्ण करना लक्षित है। 3 योजनाओं को वर्ष 2002 तथा 3 योजनाओं को वर्ष 2002-2003 में पूर्ण करना लक्षित है। विवरण परिशिष्ट ए पर संलग्न है। नंबर 2, वर्ष 2001-2002 में सहायक अभियंता शिवगंज सिरोही द्वारा भेजी गई योजनाओं में से 2 प्रस्ताव विचाराधीन हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है। ए, नगरीय जल योजना शिवगंज जवाई बांध को स्रोत लेकर रुपए 198.79 लाख लागत पर योजना बनाई गई है, जिसे त्वरित शहरी जल प्रदाय कार्यक्रम के अंतर्गत तकनीकी सहमति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को मार्च 2002 में भेजा गया है। भारत सरकार से सहमति प्राप्त होने पर क्रियान्वयन संभव होगा। बे, ग्रामीण जल योजना धांता माकरोड़ा योजना का प्रारूप अनुमानित लागत रुपए 10.99 लाख बोर्ड कार्यालय में स्वीकृति की प्रक्रिया में है। नंबर 3 के वर्ष 199-2000 में विधानसभा क्षेत्र सिरोही हेतु कुल 49 योजनाएं रुपए 264.73 लाख अनुमानित लागत पर स्वीकृत हुई थी, जिनमें से 46 योजनाओं पर कार्य पूर्ण कर लाभान्वित कर दिया गया है। शेष रही 3 योजनाओं की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है। संवर्धन योजना झाड़ोली योजना 3/2000 में 4.64 लाख रुपया अनुमानित लागत पर स्वीकृत हुई। अब तक खर्च रुपया 3.24 लाख हो चुका है। पहाड़ी पर बनाए जाने वाले जलाशय का कार्य ठेके द्वारा न करने के कारण देरी हुई। इस ठेकेदार की अमानत राशि जब्त कर नई निविदाएं प्राप्त कर अब कार्य प्रारंभ करवा दिया गया है। योजना ग्रीष्म 2002 में पूर्ण करना लक्षित है। वर्तमान सेवा स्तर लगभग 45 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। उपरोक्त के अतिरिक्त 7 हैंडपंप चालू हैं। बे, संवर्धन सेवड़ा उम्मेदगढ़ योजना 2000 में रुपए 45.80 लाख अनुमानित लागत पर स्वीकृत हुई। अब तक 26.07 लाख रुपए खर्च हो चुका है। स्रोत का कार्य प्रारंभ कर पूरा कर दिया गया है। योजना को इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करना लक्षित है। यह योजना 40 से 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन करने हेतु स्वीकृत की गई थी। वर्तमान में इस योजना के सभी 9 गांवों में न्यूनतम सेवा स्तर 30 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। इस योजना के विभिन्न गांवों में कुल 22 हैंडपंप भी कार्यरत हैं। से संवर्धन शहरी योजना सिरोही योजना 3/2000 में 33.95 लाख रुपया अनुमानित लागत पर स्वीकृत हुई थी। अब तक 20 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। योजना में 3 खुले कुओं को गहरा करने के अतिरिक्त सारे कार्य पूरे हो चुके हैं। इस कार्य को वर्ष 2002 में पूर्ण करना लक्षित है। सिरोही शहर में वर्तमान में एकांतरे जल वितरण किया जा रहा है तथा सेवा स्तर 58 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। इसके अतिरिक्त 232 हैंडपंप्स भी कार्यरत हैं। वर्ष 2000-2001 में कुल 56 योजनाएं रुपया 256.70 लाख रुपीस अनुमानित लागत पर स्वीकृत हुई थी। उनमें से अध्यक्ष महोदय 49 योजनाओं को पूर्ण कर लाभान्वित किया जा चुका है। शेष रही 7 योजनाओं की स्थिति निम्न प्रकार है। नंबर 1, संवर्धन क्षेत्रीय योजना देवली कुकड़ी खेड़ा। यह योजना 11/2000 में रुपए 4.80 लाख अनुमानित लागत पर स्वीकृत हुई। खर्चा रुपए 1.64 लाख हुआ। नलकूप का निर्माण कार्य करवाया गया था जो असफल रहा। अब स्थान बदलकर खुले कुएं की निविदा आमंत्रित की गई है। इस योजना को वर्ष 2002-2003 में पूर्ण करना लक्षित है। इस योजना पर 2 गांव लाभान्वित हैं, जिनकी जनसंख्या 419 व 52 क्रमशः है, जहां सर्विस लेवल क्रमशः 20 तथा 10 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है।
इस गांव में 6 व 2 हैंडपंप कार्यरत हैं। नंबर 2, संवर्धन क्षेत्रीय योजना भेव अंदौर 9/2000 में रुपए 47.81 लाख अनुमानित लागत पर योजना स्वीकृत हुई तथा अब तक खर्च 22.32 लाख हो चुका है। 3 नलकूपों का कार्य प्रारंभ हो चुका है। स्रोत सफल होने के बाद अन्य कार्य प्रारंभ करवा दिए गए हैं। इसी वित्तीय वर्ष में योजना पूरी करना लक्षित है। योजना पर 9 गांव हैं तथा वर्तमान सर्विस लेवल 20 से 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। योजना के विभिन्न गांवों में 33 हैंडपंप कार्यरत हैं। यह योजना सेवा स्तर 40 से 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन संवर्धित करने हेतु निर्माण में। संवर्धन पाइप योजना पोसालिया नंबर 3, ये सर पूछा ही इतना लंबा है। योजना 11/2000 में 3.55 लाख रुपीस अनुमानित लागत पर स्वीकृत हुई। अब तक खर्च रुपए 1.86 लाख हो चुका है। नलकूप पे विद्युत वितरण हो चुका है। पाइपलाइन का कार्य चल रहा है। अप्रैल 2002 में लाभान्वित करना प्रस्तावित है। वर्तमान सर्विस लेवल लगभग 50 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। इसे अतिरिक्त 12 हैंडपंप भी कार्यरत हैं। अध्यक्ष महोदय, नंबर 4, संवर्धन पाइप योजना उद्मण। जवाब मुझे ये लिखित में तो मिल गया है माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं पूरक प्रश्न पूछ लेता हूँ। लिखित में मुझे मिल गया है, मैं पूरक प्रश्न पूछ लेता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो माननीय मंत्री महोदय का जवाब इस बात का उदाहरण है कि इनके विभाग के कार्य कितने साधारण स्तर का है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस सिरोही शहर का आपने जिक्र किया कि वहाँ आप एकात्र जलापूर्ति कर रहे हैं और वो भी 100 लीटर प्रतिदिन के मापदंड के विपरीत 58 लीटर कर रहे हैं, और ये दुर्दशा इसलिए हुई है कि 1999 में जिन कार्यों की आपको स्वीकृति दी गई थी, आज 3 साल बीतने के बाद भी उन कार्यों को आप पूरा नहीं करा सके। मैं आपके माध्यम से कुछ पूरक प्रश्न मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ। एक तो ये कि सरकार ने ये फैसला किया है कि हर पंचायत मुख्यालय को वो सड़क से जोड़ेगी। क्या जलदाय विभाग की इस बात की सोच रखता है कि जितने भी राज्य के पंचायत मुख्यालय हैं और वो अभी हैंडपंप योजना में है, एक नीति बनाकर क्या सारे पंचायत मुख्यालयों को पनघट अथवा क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना अथवा पाइप स्कीम से जोड़ने का तय करने का क्या सरकार कोई मंशा रखती है? दूसरा, आपने जो 3 श्रेणियां निर्धारित की हुई है हैंडपंप, पनघट और पाइप स्कीम के लिए, क्या इन तीनों श्रेणियों के लिए जनसंख्या का मापदंड आप 2001 की जनगणना को लेने की मंशा रखते हैं? तीसरा, प्रशासन गांवों के संग अभियान में सिरोही पंचायत समिति क्षेत्र में कितने हैंडपंपों के प्रस्ताव प्राप्त हुए जनता के माध्यम से, और जो कंटिंजेंसी प्लान आपने स्वीकृत कराया है, क्या उसमें सिरोही पंचायत समिति क्षेत्र के लिए आपने एक भी हैंडपंप स्वीकृत किया है? चौथा, भींडमाल, जालोर, आहोर, शिवगंज, रानीवाड़ा, इन सभी पंचायत समिति क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों में आपने प्रति व्यक्ति जलापूर्ति का मानदंड 70 लीटर प्रति व्यक्ति रखा हुआ है। क्या सिरोही पंचायत समिति में भी आप ये मानदंड 70 लीटर करने की मंशा रखते हैं? चौथा, शिवगंज पंचायत समिति क्षेत्र में आपने 70 लीटर प्रति व्यक्ति का मानदंड रखा हुआ है। क्या आप एक भी गांव में 70 लीटर का जो आपने मानदंड रखा हुआ है उसके आधार पर जलापूर्ति कर रहे हैं? और माननीय सदस्य, आपका अवसर है अध्यक्ष महोदय, सब आप भी पूछ सकते हैं। क्या ये सही है कि सिरोही पंचायत समिति के एवड़ी गांव में प्रति व्यक्ति 10 लीटर, बेलदर गांव में प्रति व्यक्ति 10 लीटर, बालदा गांव में प्रति व्यक्ति 16 लीटर, तवरी गांव में प्रति व्यक्ति 15 लीटर, फुगनी गांव में प्रति व्यक्ति 15 लीटर और नून गांव में प्रति व्यक्ति 15 लीटर के आधार पर जलापूर्ति की जा रही है? क्या इन सभी गांवों में आपके मानदंड के अनुरूप जलापूर्ति करने के लिए आप कोई योजना स्वीकृत करने जा रहे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सिरोही से आने वाले सदस्य ने पूछा कि पंचायत जिस तरह से रोड्स को जोड़ी गई है उस तरह से क्या सरकार विचार रखती है कि पंचायतों को
जो भी पंचायत हेडक्वार्टर्स हैं उनको पाइप स्कीम से जोड़ा जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1999 की जो पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड्स हैं 4000, उसके हिसाब से मैंने मंत्री महोदय पनघट रीजनल स्कीम और पाइप स्कीम तीनों का ऑप्शन दिया आपको। तीनों में से किसी का भी कोई पॉलिसी ड्रॉ करने की आप मंशा रखते हैं क्या? देखिए, ऐसा है माननीय सदस्य महोदय, सिरोही से आने वाले जो स्टैंडर्ड्स थे 4000 के, उसको घटाकर इस बार 1500 कर दिया गया है। 1500 पॉपुलेशन वर्तमान 2001 में, और इसके अंतर्गत जो भी कवर होंगे इसमें, उसको निश्चित रूप से इन स्कीमों में जोड़ा जाएगा। जो आप बता रहे हैं ये पाइप्ड है, और ये पाइप्ड को विशेष तौर से जो 1500 पॉपुलेशन रखी गई है वर्तमान 2001 स्टैंडर्ड के अनुसार, क्योंकि 4000 को रिलैक्स करके वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में अब लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए, पानी की आवश्यकता बढ़ गई, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन करके पाइप स्कीम को हमने 4000 जो 1991 में था उसको 1500 कर दिया हमने। तो जो पाइप स्कीम है वो तो हम 1500 जो पॉपुलेशन होगी 2000 में उसमें इंक्लूड कर लेंगे। और बाकी जो आपने बताया है ये अपनी पंप एंड टैंक स्कीम आपकी जो अलग बताई है इसके अंदर, इसमें उस विशेष परिस्थितियों में निश्चित रूप से उस पर सरकार गौर करेगी। नंबर 2, जो आपने 70 लीटर के बारे में पूछा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो ग्रामीण क्षेत्र में पानी देने का स्टैंडर्ड है वो 40 लीटर 40 लीटर, जो सिर्फ जो हमारे फेमीन डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट हैं करीबन हमारे, उनमें विशेष तौर से 70 लीटर हमने इंक्लूड किया। वो 70 लीटर विशेष तौर से जो वहाँ पशुधन है बहुत बड़ी संख्या में, उसको देखते हुए 40 + 30 लीटर रखते हुए एक राउंड फिगर में 70 लीटर डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट के लिए मानदंड रखे गए हुए हैं कि डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट में पर व्यक्ति पर लीटर 70 लीटर पानी सप्लाई किया जाए। और ये सरकार के अपने मानदंड स्थापित हैं और इसके बाहर सरकार ज़्यादा गौर नहीं कर सकती। माननीय जो सदस्य सिरोही से आने वाले हैं, माननीय मैं समझता हूं कि आपने बहुत अच्छा अपने विधानसभा क्षेत्र में कार्य किया है और संभवतः बहुत लंबी योजनाएं इन्होंने 1999 से लेके 2002 तक बहुत बड़े कम से कम अकेले सिरोही में आपके विधानसभा क्षेत्र में सरकार का करीबन मैं समझता हूँ 9 करोड़ रुपए का कार्य आप द्वारा वहाँ किए गए, 9 करोड़ रुपए का कार्य। और अभी लेटेस्ट जो बहुत अच्छी योजना आपने बनाई थी वो जो शिवगंज को जवाई बांध से पानी देने के लिए, उसके लिए सरकार ने पीपीसी में स्वीकृत कर दिया। और माननीय विधायक महोदय को मैं बताना चाहूँगा कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हमने उसको भेजा हुआ है एक्सेलरेटेड अर्बन वाटर सप्लाई प्रोग्राम में, और उसमें जो ही हमें वहाँ से क्लियरेंस मिलती है, ये समझ लीजिए कार्य आपका निश्चित रूप से प्रारंभ हो गया। ये आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है सिरोही के लिए कि शिवगंज से जवाई बांध से शिवगंज को पानी मिल रहा है। सिरोही के लिए जो आपने चिंता प्रकट करी है वो निसंदेह इसके बारे में विभाग गौर कर रहा है। हमारे अधिकारियों को इस बारे में विशेष चिंता है और आप द्वारा जो प्रश्न उठाया गया इसके माध्यम से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जो सिरोही के लिए आप वरीड हैं कि सिरोही को अलग से वाटर सप्लाई से जोड़ा जाए, क्योंकि जवाई बांध से डिस्टेंस आपका शिवगंज का 10 किलोमीटर है, सिरोही 35 आगे। तो जो प्रोजेक्ट बनेगा शिवगंज होता हुआ उसका लाभ आपके सिरोही को भी मिलेगा। उसके बारे में अधिकारियों से चर्चा करके जो सिरोही की आप प्रॉब्लम बता रहे हैं निश्चित रूप से इस कार्य को पूरा किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री महोदय से एक जानकारी चाहिए थी कि प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान सिरोही पंचायत समिति क्षेत्र में जितने हैंडपंप की मांग हुई थी, आपने जो कंटिजेंसी प्लान स्वीकृत किया है, क्या सिरोही पंचायत समिति क्षेत्र में एक भी हैंडपंप स्वीकृत किया है? और नहीं किया है तो वो जो प्रस्ताव हैंडपंपों के प्राप्त हुए हैं वो आप कब तक स्वीकृत कर देंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सिरोही से आने वाले सदस्य ने पूछा, माननीय अध्यक्ष महोदय हमारे स्टैंडर्ड्स हैं पॉपुलेशन के हैंडपंप्स पे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड्स हैं पॉपुलेशन के लिए वो 250 पे एक हैंडपंप, SC ST पे अध्यक्ष महोदय 150 पॉपुलेशन पे एक हैंडपंप है, और जो ट्राइबल बेल्ट है उसके लिए अध्यक्ष महोदय 100 पे एक हैंडपंप स्वीकृत है। ये माननीय अध्यक्ष महोदय ये स्टैंडर्ड्स हैं जो कि
हैंडपंप के लिए प्रस्तावित। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपसे अर्ज करना चाहूँगा कि माननीय सिरोही से आने वाले सदस्य के विधानसभा क्षेत्र में नॉर्मल स्टैंडर्ड से भी बहुत अधिक संख्या में हैंडपंप्स हैं और मैं समझता हूँ उसमें अगर कोई अबंडन हैंडपंप्स होंगे और उनकी आवश्यकता होगी और माननीय सदस्य उसके बारे में लिख के देंगे तो हम विभाग निश्चित रूप से इस पर गौर करेगा कि उनको अलग से हैंडपंप्स प्रोवाइड किए जाएं। माननीय मंत्री महोदय, आपके स्वयं के विभाग ने सिरोही में 8 स्थान तो खुद ने चिन्हित किए और 7 स्थान सिरोही शहर में चिन्हित किए जहां जलापूर्ति की विकट समस्या पैदा हो सकती है। इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि आवश्यकता नहीं। आपके खुद के विभाग का नोट है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्य सिरोही से आने वाले सदस्य को मैं समझता हूं उन्होंने जो प्रश्न किए उनका बहुत विस्तार से जवाब दिया गया है और इसके बावजूद भी माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में जो 3 वर्ष में अकाल पड़ा वो एक सिरोही की समस्या नहीं है अध्यक्ष महोदय। जहाँ जहाँ भी हमारे रॉकी एरियाज हैं वहाँ जल स्तर इतना तेजी से अध्यक्ष महोदय नीचे गया है कि ये विभाग के सामने भारी समस्या होगी। आज टोटल लैंड हमारे पास कंट्री का 10% है अध्यक्ष महोदय, पानी 1% है हमारे पास। उन परिस्थितियों में बहुत हैंडपंप सूखे हैं और निस्संदेह समस्या हर जगह उठ खड़ी हुई है और मैं समझता हूँ अध्यक्ष महोदय जो सिरोही की समस्या आप माननीय सदस्य बता रहे हैं वो मुझे व्यक्तिगत रूप से लिखते हैं अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें निश्चित रूप से जो भी हो सकेगा मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि नॉर्म्स में जो पाइप स्कीम में 4000 से आपने 1500 की है, तो क्या जो हैंडपंप स्कीम में 500 की आबादी थी, क्या उसमें भी आपका विभाग रिलैक्सेशन देने का मंशा रखता है? श्री गोवर्धन गल्ला साथ ही जवाब दे देना आप। अध्यक्ष महोदय, मेरा ऐसा निवेदन है कि जहां 700 हैंडपंप्स लगे हुए हैं और जल प्रदाय योजनाओं के साथ में उनका मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। पहले इन्होंने कहा कि पंचायतों के माध्यम से मेंटेनेंस करेंगे, उसका पंचायतें मेंटेनेंस कर नहीं पा रही हैं। तो मेरा ऐसा मंत्री महोदय से निवेदन है, क्या जहां 250 से अधिक हैंडपंप खोदे हुए हैं, क्या वहाँ अलग से सब डिवीजन खोलने का विचार रखते हैं या नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री घासीलाल साथ ही। माननीय अध्यक्ष महोदय, साथ ही दे देना। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र केशोराय पाटन में दर्जनों गांव ऐसे हैं जहां पर जलदाय विभाग द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार फ्लोराइड युक्त पानी की गंभीर शिकायतें मिली हैं। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र केशोराय पाटन के गांव अरनेटा, बिया, श्रीपुरा, आंडेखेड़ा, बालापुरा, टीमली सदस्य सिरोही जो है विधानसभा के। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से सिर्फ इतना सा जानना चाहूँगा क्योंकि माननीय मंत्री महोदय स्वयं जानते हैं, आप हमारे प्रभारी मंत्री भी हैं बूंदी के, तो क्या जो विभाग द्वारा क्षेत्र की जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने की जो स्कीम सरकार के पास भिजवाई हुई है उसको आप कब तक मंजूरी दिलाने का कष्ट करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि अभी राजस्थान सरकार में ये विभाग टीएसएस की योजनाएं है। साहब, राजस्थान में जितनी भी टीएसएस की योजनाएं चलती है उनकी जिम्मेवारी है पंचायत की चलाने की। पंचायतें उन स्कीमों को सुचारू रूप से चला नहीं पा रही। क्या सरकार इसमें नीतिगत कोई बदलाव करने की मंशा रखती है तो कब तक नहीं रखती है तो क्यों? श्री नाथुराम। अध्यक्ष महोदय, जलदाय विभाग के बारे में ये प्रश्न है। मैंने 295 के अंतर्गत प्रश्न भी किया था। अभी जितने भी हैंडपंप खोदे हैं पहले, तो सारे हैंडपंप 2.5 इंची पाइप के हैं और चूँकि अभी 3-4 साल से लगातार पानी बहुत गहरा चला गया है तो 2.5 इंच पाइप से पार नहीं पड़ती है। बहुत गहरा पानी चला गया, इसलिए 2.5 इंच की जगह 1.25 इंची पाइप लगाने की जो योजना है
उसमें मेरी मांग है कि 2.5 इंच की जगह 1.25 इंची पाइप लगाए जाए ताकि लोगों को पानी खींचने में परेशानी नहीं आए। तो ये आप कब तक करा देंगे? और जितने भी पुराने हैंडपम्प हैं वो 100 फीट के हैं, तो 100 फीट के जितने भी हैंडपम्प खोदे गए हैं वो सारे सूख गए हैं, इसलिए उनकी जगह ज़्यादा जो आज तक का मापदंड है उतने गहराई में खोदने की विचार रखती हैं। सभी को उत्तर साथ दे दीजिए। नहीं सही हिरनलाल जी, आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि जो जलदाय विभाग ने जो सर्वे किया और जो हैंडपम्प मृत घोषित हो गए, क्या मृत घोषित हुए हैंडपम्पों को जलदाय विभाग तुरंत लगाने का विचार रखती है क्या? दूसरा प्रश्न मेरा ये है साहब, अभी हैंडपम्प 200 300 फुट के गहराई पे होने के बावजूद भी वो ड्राई घोषित हो गए हैं। क्या हर पंचायत स्तर पे हैंडपम्पों के माध्यम से जो पैसा खर्च होता है उसकी बजाय एक ट्यूबवेल लगा करके पंचायत के सुपुर्द करने का भी विचार रखती है क्या? श्रीमती कमला। माननीय अध्यक्ष महोदय, डांग क्षेत्र में जैसा कि 250 की आबादी पे एक हैंडपंप के लिए स्वीकृत था पहले, लेकिन डांग क्षेत्र में रियायत दी गई कि 100 के ऊपर एक हैंडपंप लगाने के लिए, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके बारे में मुझे जानकारी प्राप्त करनी है। और दूसरा, ये जो एक हैंडपंप का कुछ महीने है ना पंचायत समिति के माध्यम से ठीक होते हैं, कुछ महीने अपने जलदाय विभाग से, तो मेरी एक आपके माध्यम से ये प्रार्थना है कि एक ही डिपार्टमेंट को अगर इनको ठीक करने के लिए अधिकृत किया जाए तो इसमें ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा। तीसरी बात, ये जो हैंडपम्पों में 50,000 और 60,000 रुपया एक हैंडपम्प के ऊपर है ना खर्च होता है, और हैंडपम्प पानी जल स्तर नीचे चले गया, उसकी वजह अगर इस तरह की योजना बनाई जाए कि एक बोरिंग से दूर दूर है ना जो ढाणियों में है ना जो पाइप द्वारा है ना पानी पहुंचाया जाए तो ज़्यादा मैं समझती हूँ ठीक रहेगा। धन्यवाद। आंसर दें आप इसका। श्री गुरमीत सिंह। मैं आपके माध्यम से मंत्री से जानना चाहूँगा कि डेजर्ट जोन के जो पहले जिले चयनित थे उनमें से गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले को हटाया जा रहा है, क्यों और किन परिस्थितियों में? अब जवाब दीजिए मंत्री जी। काफी हो गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, छोटा सा सवाल। मैं तो माननीय अध्यक्ष महोदय मेरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जो 2.5 इंची के हैंडपंप लगाए गए थे वो सारे के सारे हैंडपंप फेल हो गए और उनकी जगह 2.5 इंची की पाइप की बजाय 1.25 इंची की पाइप लगानी थी। और ये राज्य सरकार ने पहले इस मामले में चर्चा भी की थी और सबको 2.5 इंची की बजाय 1.25 में चेंज करने के लिए मानस भी बनाया था। तो मेरा निवेदन है कि कब तक सरकार इन 2.5 इंची के पाइपों को 100 इंची में परिवर्तन करने का मानस बढ़ाए रखी। माधव सिंह, यह पूछ लिया आपने क्वेश्चन। यशवंत सिंह रामू। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक महत्वपूर्ण सवाल था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जो फ्लोराइड युक्त गांव है उनकी कोई सरकार योजना बना रही है? अगर बना रही है तो कब तक और नहीं तो क्यों? माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 3 साल से लगातार क्वेश्चन लगते आ रहे हैं इस विधानसभा में। सर का क्वेश्चन है, आप कहाँ की बात कर रहे हैं? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे फ्लोराइड की मैंने कोई नहीं पूछा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फ्लोराइड युक्त गांव की बात कर रहा हूँ मैं, वैसे मैंने राजस्थान की पूरी की बात कर रहा हूँ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय। श्री देवीलाल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय। बैठिए बैठिए। यशवंत सिंह जी, पूछ लिया आपने प्रश्न। आपकी मार्फत मंत्री मोदी को निवेदन करबो चाहो कि पुलिया खिड़की टंकी ने मंजूर हुआ 3 साल हो गया, उनको कार्य न चलियो है, जो कब तक कार्य चलावा की इजाजत दे रहा हो, यह हमारा निवेदन है। मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अधिकतर जो सदस्य दूध से आए और ये अपने अधिकतर जो सदस्य हैं अपने विभिन्न डूंगरपुर, किशनगंज, सपोटरा, नदवई, शाहपुरा
अधिकतर सदस्यों ने अपनी चिंता हैंडपंप के बारे में उठाई है। अध्यक्ष महोदय, प्रथम तो हमारे विभाग ने जो मुख्य तौर से अध्यक्ष महोदय जो ये हैंडपंप्स प्रॉब्लम हुई है, ये जल स्तर 3 वर्ष की जो परसेंटेज ऑफ द रेंज कम हुई अध्यक्ष महोदय, उस वजह से हैंडपंप्स का जो जल स्तर था वो नीचे चला गया, हैंडपंप्स ड्राई हो गए। अध्यक्ष महोदय, अभी हमारा 1 तारीख से 1 मार्च से सरकार का हैंडपंप रिपेयर प्रोग्राम चल रहा है जो 15 जुलाई तक चलेगा। और अधिकतर मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूँगा कि जो अधिकतर हैंडपंप्स हैं वो जहाँ भी उनके अबंडन हैंडपंप हैं, उनकी जो पर्टिकुलर्स हैं वो विभाग को उस बारे में अवेलेबल हो जाएं, तो ये वो स्वयं इसमें रुचि लेकर करें। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि धौल से आने वाले सदस्य ने पूछा कि सरकार ने 4000 से पॉपुलेशन 1500 कर दी। बात नहीं, चीफ महोदय बैठिए। अध्यक्ष महोदय, जो सरकार ने व्यवस्था करी थी 4000 से 1500 हमारे जो पाइप योजना के लिए, वो सरकार को अभी वित्तीय परिस्थितियों में ऐसा नहीं कर पाएगी क्योंकि वो विषम दूसरी परिस्थितियां थी। इसके अलावा जो माननीय सदस्यों ने विभिन्न अपनी खंडेला से आने वाले सदस्य ने और उन्होंने उठाई है फ्लोराइड की प्रॉब्लम, नदोई से आने वाले, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इसके बारे में आप व्यक्तिगत रूप से मुझे लिख के दें और मैं पूर्ण इस बारे में जो सरकार बेस्ट पॉसिबल कर सकती है, क्योंकि फ्लोराइड निश्चित रूप से एक प्रॉब्लम। अन्य अध्यक्ष महोदय, पिछले 3 साल से अभियान में हैंडपंप अभियान में आपका क्या कार्यक्रम रहेगा? अभियान जो हैंडपंप है उनको रिप्लेस करने का भी होगा या खाली वॉशर लगाने के तक ही सीमित रहेंगे? क्या होगा प्रोग्राम? माननीय अध्यक्ष महोदय, वो हमने सबको डायरेक्शन दे दिए अपने अधिकारियों को, और जो उसमें जो हैंडपंप का मुख्य रूप से जो रिपेयर का कार्य है वही प्रस्तावित है अध्यक्ष महोदय, और जो उसके अंदर डीपनिंग और ये करना है उनकी डिटेल्स इकट्ठी कर ली जाएगी, अबेंडन है उनको कर ली जाएगी और वो विभाग से विचार विमर्श के द्वारा उसके बारे में कंसिडर कर लिया जाएगा वित्त विभाग के हमारे कंसिडरेशन देखते हुए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अभियान चलाया जाएगा उसमें केवल वाशर चेंज न करके और जो मेरा निवेदन, अरे मंत्री महोदय बूंदी को मत भूलो, पानी बहुत गहरा नीचे गया तो उसकी जगह आपकी पाइप बढ़वाने की कृपा करें, जबकि आप नीचे पाइप तो लगाते नहीं है और 2.5 इंची के पाइप की जगह आप 1.25 इंची के पाइप लगाएं। मंत्री महोदय, आप बूंदी के प्रभारी मंत्री हैं। लगाएं जहाँ पानी। मंत्री महोदय, आप बूंदी के प्रभारी मंत्री हैं, कृपया बूंदी को नहीं भूले। माननीय अध्यक्ष महोदय, लगातार 3 साल आपके ड्राई हो गए, उनकी जगह आप दूसरे हैंडपंप कब लगाने जा रहे हैं? बीच में नहीं आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, बीच में अध्यक्ष महोदय, हैंडपंप का पानी बिल्कुल नीचे चला गया, सारे हैंडपंप फेल हो रहे हैं। उनकी जगह माननीय मंत्री जी क्या कर रहे हैं? वो हैंडपंपों का पानी जो नीचे चला गया, पानी नीचे चला गया साहब बिल्कुल, और उसमें पानी रहा ही नहीं। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है साहब, आप कम से कम मशीन द्वारा उनकी गहराई दोबारा कराई जाए ताकि वो हैंडपंप पानी फेंके। अध्यक्ष अब गर्मी का मौसम आ गया साहब, और हमारे यहाँ जो 30% हैंडपंप से पानी पी रहा है क्षेत्र, उसमें मेहरबानी करके आप कब तक गहरा कर रहे हो उनको ताकि उन्हें दोबारा से पानी फेंकने लग जाए। वो सारे बंद पड़े आपके हैंडपंप पे जो। अध्यक्ष महोदय, मैंने मेहरबानी करके आप ये बताइए उनको गहरा किया जाएगा नहीं किया जाएगा? गहरे नहीं हो रहे तो नए लगा दो उनकी जगह। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 15 जिले ऐसे हैं जो केंद्रीय भूजल बोर्ड ने सर्वे किया है, तो 4 से 10 मीटर पानी नीचे गहरा चला गया और बहुत गंभीर स्थिति राजस्थान की। दामी जी अभी मैंने आपको नहीं दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन को और कर लिया है। अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से TSS की योजनाओं के संबंध में मंत्री जी से जानकारी चाहिए थी। अध्यक्ष महोदय, आज पंचायतों की ये हालत है कि वो उसी स्कीम को चला नहीं सकते, स्कीमें बंद पड़ी रहती है, उसको रिपेयर कराने का पंचायत के पास पैसा नहीं है। प्रश्न संख्या 437। प्रश्न संख्या 437। स्वायत्त शासन मंत्री जी क्या बात कर रहे हैं? धारीवाल जी हाल में बिजली का करंट लग जाएगा आपके। वो क्वेश्चन पूछ लिया है क्या काशीलाल का?
थे ही नहीं, इनको पता ही नहीं है प्रश्न पूछा गया नहीं पूछा गया। आप आपके प्रश्न के टाइम पे कहाँ थे? क्या मैं तो बीकानेर से आ रहा हूँ। मैं तो यही हूँ। मैं तो बीकानेर, ट्रेन लेट हो गई है। परेबी लाल का क्वेश्चन था, उसमें 3 माननीय सदस्य तीनों नहीं आए। परेबी लाल जी के क्वेश्चन में 3 माननीय सदस्य तीनों नहीं आए। 3 माननीय सदस्य थे, भरोसी लाल जी, निर्भय लाल जी और आजाद साहब, तीनों का क्वेश्चन लगा हुआ था परेबी लाल मीणा का, जिसमें मतलब कोई भी नहीं आया तीनों में से। मैंने निवेदन किया था उसके बारे में। नहीं, मुझे लिख के देके गए थे, मैं निवेदन भी किया था, मेरी बात को नहीं माना। मेरे को लिख के दिया था, इन्होंने कह रहे हैं साहब मेरी बात को, मैंने निवेदन भी किया था आपसे। भरेबी लाल जो एक एसटी के हैं, वो मीणा जाति के हैं और उनके साथ अन्याय हुआ, उनका ट्रांसफर कर दिया। माननीय मंत्री जी कुछ बोलना ही नहीं चाहते इसके बारे में। आप दे दिए जवाब, लिख के गए, मेरे कह रहे साहब महिला आजाद जी के लिख के देके गया हूँ मैं, और फिर भी मेरा क्वेश्चन के साथ नंबर नहीं लिया। अम्बेडकर जयंती का प्रोग्राम था, इनको ऑथराइज कर गया था, ये मुझे नियुक्त करके गए थे साहब, उसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया था। भरेबी लाल के साथ जो अन्याय हो रहा है किसी उपज मंडी में, माननीय मंत्री जी दोबारा उनको बयाना लगा रहे नहीं लगा रहे। 3 माननीय सदस्यों ने क्वेश्चन उठाया है, मेरे क्षेत्र का रहने वाला है, एसटी का है, मीणा जाति का है, अन्याय हो रहा है उसके साथ साथ मेरा पुनः निवेदन करता हूँ हाँ मैं बैठ जाऊंगा साहब, लेकिन मीणा के साथ ही अन्याय हो रहा है, उसको मेहरबानी करके कब लगा रहे हो आप, ये तो बता दो मंत्री जी। बैठिए, श्री घासीलाल मंत्री जी रिप्लाई दीजिए। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का खंड 1, विधानसभा क्षेत्र केशोराय पाटन की नगरपालिका कापरेन को 0.85 हेक्टेयर तथा नगरपालिका लाखेरी को 56.46 हेक्टेयर सिवायचक भूमि जिला कलेक्टर बूंदी द्वारा अभी हाल ही में आवंटित की गई है। नगरपालिका केशोराय पाटन को भूमि का आवंटन नहीं हुआ है। कापरेन व लाखेरी नगरपालिकाओं को आवंटित भूमि पालिकाओं के नाम दर्ज होने के पश्चात ही प्लान बनाकर जनहित में उपयोग किया जाएगा। खंड 2, जी नहीं, क्योंकि अभी नगर पालिकाओं के नाम राजस्व रिकॉर्ड में भूमि दर्ज नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया है कि नगर पालिका कापरेन को 0.85 हेक्टेयर तथा नगर पालिका लाखेरी को 56.46 हेक्टेयर सिवायचक भूमि जिला कलेक्टर बूंदी द्वारा अभी हाल ही में आवंटित किए हैं तथा नगर पालिका केशोराय पाटन को भूमि का कोई आवंटन नहीं किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि नगर पालिका केशोराय पाटन को क्या कारण है कि जिला कलेक्टर द्वारा भूमि आवंटित नहीं की गई है तथा जो भूमि कापरेन और लाखेरी नगर पालिका को आवंटित की गई है उसका उपयोग राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप जनहित में कब तक किया जाएगा? क्या माननीय मंत्री महोदय इसकी कोई समय सीमा बताने का विचार रखते हैं? साथ ही जो मेरा दूसरा प्रश्न था अध्यक्ष महोदय, उसका जवाब मिला है कि जी नहीं। तो मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जिन कर्मचारियों और अधिकारियों की वजह से जो राज्य सरकार की लोकप्रिय नीतियां हैं, तो राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप वहां पर कार्य नहीं हो पा रहे हैं, क्या आप ऐसे अधिकारी के खिलाफ कुछ कार्रवाई करने का विचार रखते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि
राजस्थान सरकार द्वारा गत वर्ष नगरपालिका कापरेन पाटन को प्राथमिक कन्या पाठशाला के लिए 4.25 लाख रुपए का आवंटन किया गया था। अध्यक्ष महोदय, अभी तक भी वो पैसे नगरपालिका में पड़े हुए हैं और नगरपालिकाओं द्वारा और अध्यक्ष महोदय अभी तक भी कन्या पाठशाला के लिए भूमि का चयन नहीं किया गया है। साथ ही अध्यक्ष महोदय, अभी विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप ही के आदेश से निर्देश है कि जब बजट सत्र चलता हो तो उस समय जिला लेवल पे या नगरपालिका स्तर पर कोई भी अधिकारी अत्यावश्यक बैठक नहीं बुला सकता। संक्षेप में घासीलाल जी, संक्षेप में आपने। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी 11 अप्रैल को केशवराय पाटन नगरपालिका द्वारा एक अत्यावश्यक बैठक के नाम पे जो एजेंडा निकाला गया वो मेरे हाथ में है और महत्वपूर्ण बिंदु उसमें दिए गए हैं। नगरपालिका ईओ द्वारा इससे पूर्व भी जब वो कापरेन में था, मेरी अनुपस्थिति में लॉटरी निकाली गई और बोर्ड द्वारा अपने चहेते लोगों को फायदा देने के लिए, फायदा पहुंचाने के लिए ऐसे लोगों को लॉटरी निकाल दी गई जिनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है और वह गरीब बेरोजगार योग से वंचित रह गए। तो अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि क्या मंत्री महोदय ऐसे अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का विचार रखते हैं। तीसरा, अध्यक्ष महोदय, अभी राज्य सरकार द्वारा चंबल शुद्धिकरण के नाम से केशवराय पाटन में 12,70,000 रुपए आवंटित किए गए थे। क्या विभाग द्वारा टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि केशवराय पाटन नगर पालिका द्वारा कोई टेंडर जारी नहीं किए जाते हैं। अभी हाल ही में एक नाले की सफाई के लिए बस स्टैंड से कॉलोनी सीएडी तक आप लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हैं, आपको प्रश्न पूछना है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, मात्र 0.25 किलोमीटर, माननीय मंत्री महोदय की जानकारी में आप प्रश्न पूछिए। मात्र 0.25 किलोमीटर की सफाई के लिए गत वर्ष जो 15,000 रुपए में कार्य करवाया गया था, वो इस बार 1,37,000 रुपए में कार्य करवाया गया है और वो भी बिना टेंडर के। तो क्या ऐसे अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का विचार रखते हैं। मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, नगर पालिकाओं को जिन भूमि की आवश्यकता होती है वो जिला कलेक्टर उनको प्रोवाइड करवाते हैं। राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट इस सेक्शन 92 में इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं होता। और जब भूमि अलॉटेड लैंड जो है वो नगर पालिका के रेवेन्यू रिकॉर्ड में चढ़ जाती है, उसके बाद नगर पालिका वहाँ पर कोई स्कीम बनाती है और स्कीम बना करके उस भूमि का निष्पादन करती है। केशवराय पाटन और लाखेरी के बाबत नहीं, केशवराय पाटन में नगर पालिका के द्वारा जिला कलेक्टर से कोई भूमि मांगी नहीं गई और कापरेन और लाखेरी में जो भूमि मांगी गई है वो नगर पालिका के खाते में अभी चढ़ी नहीं है। जब तक वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं चढ़ जाती, नगर पालिका सक्षम नहीं है कि वहां पर कोई स्कीम बनाई जावे और उस भूमि का निष्पादन किया जाए। दूसरी बात, जो माननीय सदस्य केशवराय पाटन से आने वालों ने पूछा है कि केशवराय पाटन की नगर पालिका के द्वारा टेंडर जारी नहीं किए जाते, कोई प्लान नहीं बनाया जाता, लॉटरी में अनियमितताएं होती हैं, इस प्रकार की शिकायतें अगर मेरे पास आएंगी तो मैं निश्चित तौर पर उसकी जांच कराऊंगा। जहां तक सवाल इस बात का है
कि भूमि का चयन नहीं किया गया कन्या पाठशालाओं के लिए। मेरे पास तो उसकी भी कोई शिकायत नहीं आई। भूमि का चयन अगर नहीं किया गया तो ये आप मुझे बता देते तो मैं उनको डायरेक्शन देता बाकायदा, और भूमि का चयन भी होता। और कन्या पाठशाला के लिए तो वैसे भी सरकार प्राथमिकता के तौर पर काम करती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा के सत्र काल में जो मीटिंग बुलाई है नगर पालिका ने, उसके लिए भी माननीय सदस्य ने कहा है, माननीय अध्यक्ष जी ने आदेश निकाल रखे कि जब विधानसभा का सत्र चल रहा हो तो ऐसी कोई बैठकें नहीं आयोजित की जाएंगी जिसमें माननीय विधायक जो है सदस्य हैं। उसने 11 अप्रैल को मीटिंग बुलाई जबकि विधानसभा का वर्किंग डे था, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे वो बताएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, और तो माननीय अध्यक्ष महोदय, कलेक्टर वगैरह भी इस प्रकार की मीटिंग बुला लेते हैं। हम यहाँ सदन में रहते हैं, वो मीटिंगें बुला रहे हैं, महत्वपूर्ण मीटिंगों को, पानी की मीटिंग है, बिजली की मीटिंग है, जिला परिषद की मीटिंग है, वो बुला रहे हैं। आप निर्देश दोबारा दें उनको ताकि इस प्रकार की मीटिंगें नहीं बुलाए। वो मीटिंग बुलाने का जहाँ तक प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, आपके आदेशों की पालना अगर जिलाधीश महोदय अगर राजस्थान में नहीं करते तो मैं सबका बड़ा दुर्भाग्य। अध्यक्ष महोदय, आपसे बड़ा हमारी रक्षा करने वाला कौन है? जब आपने सर्कुलर भेज दिया उसके बाद जिलों के जिलाधीश जगह जगह मीटिंगें बुला रहे हैं, एमएलए को इतना होती नहीं है, तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अध्यक्ष महोदय, इसमें आप ऐसी व्यवस्था करें ताकि अगर कौन ऐसा कर रहा है उसकी जांच करा। हमारे अध्यक्ष महोदय इतने शक्तिशाली हैं, उनकी हिम्मत का जो ऐसे मीटिंग बुला ले वो निश्चित जाएगा आदेश। हाँ अध्यक्ष महोदय, मुझे तो अभी आपने ये सदस्य महोदय ने जानकारी दी है। रोज वैसे तो रोज मिलते हैं, लेकिन इस बारे में कोई बात तो इनकी हुई नहीं, कभी कोई शिकायत। अध्यक्ष महोदय, जो डाक मुझे मिली है वो मीटिंग निकलने के बाद में मिली है। नहीं वहां से डाक जब भी नगर पालिकाओं की मीटिंग होती है अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से डाक भेजी जाती है कि मुझे जब तक वो डाक मिलती है तब तक तो वो नगर पालिका की मीटिंग निकल जाती है। ये हो सकता है वो डाक की हड़ताल चल रही थी उस दो डाक की हड़ताल कोई बात हो रही है अध्यक्ष। अब क्या कार्रवाई करोगे आप? ये जो मुझे हाथ में जो कागज है अन्य के सदस्य माननीय अध्यक्ष महोदय, जो यहाँ शिकायत की जा रही है अधिकारियों के बारे में, माननीय 11 अप्रैल को अगर कोई लिखित में शिकायत निश्चित तौर पर उसकी कार्रवाई करूँ। 11 अप्रैल को जो मीटिंग बुलाई है, 11 अप्रैल को हाउस चल रहा था, इसमें क्या करेंगे आप? कि वो अगर किसी तरह की हड़ताल हो तो टेलीफोन पर माननीय सदस्यों को सूचना करें और ये सुनिश्चित करें कि माननीय सदस्यों को इस तरह की बैठकों की इत्तला मिल गई है। माननीय मंत्री महोदय ये बहाना बना रहे हैं कि डाक की हड़ताल हो गई, ये उचित नहीं है। माननीय अध्यक्ष, ये इत्तला टेलीग्राम के जरिए मिलनी चाहिए साहब, ताकि इस प्रकार का बहाना नहीं बन सके। भाई टेलीग्राम मिलनी चाहिए। इसकी सूचना जिला कलेक्टरों को माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी देते हैं। ये संसदीय कार्य मंत्री जी यहाँ बैठे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिकारियों की जायती के बारे में मैं बता रही हूँ। इस दौरान जब विधानसभा का सत्र चल रहा हो कोई बैठक आहूत नहीं की जाए। अब जिन्होंने बैठक आहूत की है सारे माननीय सदस्य आपको कह रहे हैं, करौली से आने वालों ने कहीं और ने कही। अध्यक्ष जी की जो व्यवस्था है इसको आप दोबारा सर्कुलर भेजें और जिनने मीटिंग बुलाई उस पर सख्त कार्रवाई करें। आप ये बात आप कहें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी इस बात की घोषणा करें इस प्रकार की मीटिंग दोबारा नहीं बुलाई जाएंगी। जो कि मेरी ये जिलाधीश महोदय जो कुछ कर रहे हैं आप इसके बारे में जवाब दो साहब। इतना भेजोगे कि नहीं भेजोगे दोबारा? सुनने दो श्रीमान। माननीय अध्यक्ष महोदय, कैला देवी मेले के बारे में अभी नई जानकारी जैसा मैं बताऊं कि वहां मीटिंग बुलाई गई। कैला देवी के मेले की व्यवस्था के लिए अगर वहां के एमएलए को नहीं बुलाया गया, ये अधिकारियों की कब से जाती हो गई। मेरे पास कोई सूचना नहीं आई। जहाँ की 40-50 लाख 5-6 लाख रोज आदमी आते हैं और करीब 40-50 लाख है ना यात्री आते हैं। वहाँ की महत्वपूर्ण मीटिंग में भी विधायक को नहीं बुलाया गया कोई सी भी मीटिंग में, तो ये तो है ना जो सरासर अन्याय है। इसके बारे में आप बात करें। मेहंदीपुर बालाजी मेले के बारे में मीटिंग हुई थी और मैं वहाँ का विधायक हूँ, मुझे भी नहीं बुलाया गया वहाँ पे। ये लगातार होता चला जा रहा। माननीय सदस्यों का अपमान है साहब ये, और माननीय मंत्री अब राजमान है जवाब नहीं दे रहे। जिले में भी अध्यक्ष जलदाय विभाग की मीटिंग है, देखिए महत्वपूर्ण मीटिंग है। हम दोनों विधायक यहाँ मौजूद होंगे, चारों विधायक यहाँ मौजूद होंगे, तो जलदाय पे क्या चर्चा करेंगे। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी मीटिंग हो रही है 17वें काल में एक भी मीटिंग नहीं होनी चाहिए, उसे कैंसिल होना चाहिए। ये सर्कुलर राज्य सरकार की तरफ से आपके। माननीय मंत्री जी राठौर साहब, इस बात का जवाब दो, ये अन्याय हो रहा है हम विधायकों के साथ, कुछ तो बोलो इसके बारे में। माननीय सदस्यों को वो बुलाया नहीं जाता है, सूचना नहीं दी जाती है। मंत्री जी आप मेहरबानी करके कुछ तो जवाब दीजिए हमारे लिए। नहीं भेजा, आप जवाब दो, बोलो आप। मंत्री जी
इसके पहले माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट ठहरे साहब, एक मिनट। ये प्रश्न है साहब, विभाग के द्वारा ये जो लाखेरी और कापरेन में जिला कलेक्टर द्वारा भूमि आवंटित करने की बात की गई थी, किंतु वो इन नगर पालिकाओं के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की गई है, इसका क्या तकनीकी कारण है, ये माननीय मंत्री महोदय से मैं जानना चाहता हूँ। इसका तकनीकी कारण यही है कि कापरेन की नगर पालिका की भी सुस्ती है और जिलाधीश कार्यालय में भी जो लोग अमल दरामद करते हैं उनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, यही होगा। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि विभाग के द्वारा ये साफ निर्देश जारी किए जा चुके हैं कि जिन जिन समितियों में माननीय सदस्य महासदस्य के रूप में विराजमान हैं उनकी मीटिंग वो या तो शनिवार को बुलवाएं और अधिवेशन के दौरान कभी न बुलवाएं। अगर इस प्रकार, मुझे तो अभी ये शिकायत आपकी मिली है। हाँ नहीं था ना, तो ये शिकायत मुझे आज मिली है। अब आज मिली है तो क्या मैं पहले से कार्रवाई करता क्या? अब कह रहा हूँ मैं कार्रवाई करूंगा। कमला जी की बात थी, कमला जी ने शिकायत करी है। कलेक्टरों के बारे में माननीय मंत्री जी विराजमान है, आप क्या निर्देश कर रहे हैं उनको? कलेक्टर महोदय इस प्रकार की मीटिंगें बुला रहे हैं लगातार, जिलाधीश महोदय बुला रहे हैं इस प्रकार की मीटिंग है। माननीय मंत्री जी जवाब दीजिए, क्या आप जिलाधीशों को इस प्रकार के निर्देश निकालोगे क्या? ऐसी जितनी शिकायतें मिलेंगी उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे आप राजी बैठिए। मंत्री जी, मंत्री जी जवाब दूं? माननीय अध्यक्ष महोदय, यूं राज्य सरकार की तरफ से ये सर्कुलर जारी किए हुए हैं और सारे कलेक्टर्स को ये अच्छी तरह से मालूम है कि जब सेशन चलता हो उन दिनों में किसी भी हालत में कोई मीटिंग नहीं बुलाई जाए। ये उनको सर्कुलर 2-3 बार भेजे गए हैं और फिर माननीय सदस्य खुद इतने इन्फ्लुएंशियल हैं कि अगर ये डायरेक्ट बात करते तो कलेक्टर की क्या औकात है कि मीटिंग नहीं सरकाता। अब आज आपके कहने के बाद आप उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हो? चलो आप तो सब शक्तिशाली है, इसमें झलक रहा है। शक्तिशाली है, आपकी नहीं मान रहे, आप क्या कार्रवाई करोगे? हम तो बता रहे हैं शक्तिशाली है। आपके आदेश की अवहेलना की है, आप उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे? माननीय सदस्यों का जो अपमान किया उन्होंने आपके अपमान किया है, कार्रवाई करोगे? आदेश की पालना नहीं की, आप आदेश की पालना नहीं कर रहे हो। माननीय अध्यक्ष के बाद और मंत्री जी के परिपत्र भेजने के बाद जिन्होंने उसको फॉलो नहीं किया, आप उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे ये बताइए? हम सक्षम है या नहीं है? आप अक्षम क्यों है? ये आपकी अक्षमता है। आप यदि लिखित में देंगे कि हमने लिख के दिया कलेक्टर साहब को और कलेक्टर ने मीटिंग बुला ली और हमको इग्नोर किया, मैं निश्चित तौर माननीय अध्यक्ष महोदय श्री जनार्दन सिंह गहलोत नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि 6 तारीख को कैला देवी में ना जो मेले की मीटिंग बुलाई, एक सेकंड, ट्रस्ट में वहाँ अधिकारी ने वहाँ के अधिकारियों पे खुला रूप में ये आरोप लगाया कि हम अधिकारियों को 1-1 लाख रुपए देते हैं। खुला आरोप लगाया ट्रस्ट के गिरधारी लाल जी अधिकारी ने वहाँ के न जो, लेकिन वहाँ के अधिकारी, मुझे तो बुलाया नहीं था उस मीटिंग में जो कि बोलती, उसके बारे में आप जानकारी मुझे दें कि वहाँ खुला आरोप लगाया गया मीटिंग में कैला देवी की 6 तारीख में 1-1 लाख रुपए के अधिकारियों पे। वो कौन से अधिकारी हैं और कितने ना लाख दिए ट्रस्ट वाले ने? श्री जनार्दन सिंह गहलोत 438। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से नंबर 1 जी नहीं, नंबर 2 सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय करौली में मॉडम स्थापित किया हुआ है। सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय करौली के लिए वर्ष 99-2000 में फैक्स मशीन स्वीकृत की गई थी, लेकिन क्रय की प्रक्रिया के दौरान ही प्रतिबंध लगने से स्थापित नहीं की जा सकी। नंबर 3 जी हाँ, इस वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित है। नंबर 4 प्रश्न ही नहीं उठता है। नंबर 5 राज्य सरकार के वित्तीय सीमा के कारण फिलहाल सूचना केंद्र की स्थापना संभव नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने पहले प्रश्न का उत्तर में कहा जी नहीं। एक सप्लीमेंट्री पूछ लीजिए आप, एक सप्लीमेंट्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो शुरू ही नहीं किया था। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय जनसंपर्क मंत्री जी
इनका नाम जिनका ग्रीन बुक में नाम लिखवाएं साहब। ये मैं आपसे सिफारिश करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इस प्रकार के 3 बार प्रश्न किए और तीनों बार इन्होंने कहा वहां पीआरओ लगा हुआ है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कौन पीआरओ लगा हुआ है? जब मैं ये प्रश्न पूछता हूँ उसके पहले इनके विभाग वाले किसी को चार्ज दिला देते और कहते भरा हुआ है। आज तक 3 बार रिप्लाई दिए, आज तक अस्थायी पीआरओ आपने लगाया है क्या? पहले सवाई माधोपुर से आपने चार्ज दिला दिया इसी ढंग से, बाद में आपने दौसा वाले से दिलवा दिया, आज भी वहां पीआरओ नहीं है 3 साल के अंदर। जिलाधीश कार्यालय बने हुआ, आज सारे जिले की हमारी एक्टिविटीज को आप चाहते हैं कि बड़े बड़े शहरों के ही प्रचार हो। दूसरा अध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने फैक्स मशीन का जिक्र किया है, पूछिए आपको 99/2000 के अंदर फैक्स की मशीन सैंक्शन हो गई, बार बार कहते हैं इस सत्र में फिर विचाराधीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हमारे करौली जिले के साथ अन्यायपूर्ण कार्य हो रहा है और सही माने में इनको सारे डिविजनल हेडक्वार्टर नजर आते हैं और पिछड़ा हुआ इलाका जो डांग का इलाका है उसके बारे में इनकी कोई नजर नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ, ये पीआरओ अस्थायी कब लग जाएगा और फैक्स मशीन कब लग जाएगी? पीआरओ मीणा लगाते हैं और फिर उसको हटा देते हैं, फिर मीणा लगाया फिर उसको हटा दिया। ये मीणाओं के साथ अन्याय किया जा रहा है, लगाते हैं हटाते हैं। पर प्रश्नकाल समाप्त। स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। श्री अमराराम दौद सदस्य की ओर से रिंगस में पेट्रोल पंप पर दिन दहाड़े हुई डकैती एवं सीकर सदर थाना के सामने हुई जीप चोरी के संबंध में उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव के संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा। प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं। श्री शिवराम सिंह कुशवाहा सदस्य की ओर से धौलपुर के बस स्टैंड में पर्याप्त स्थान नहीं होने से यात्रियों को हो रही परेशानी के संबंध में। श्री कन्हैयालाल सदस्य की ओर से पोलियो उन्मूलन के नाम पर एक 15 वर्षीय छात्र का घुटने से ऊपर का पैर काट दिए जाने के संबंध में। श्री रामस्वरूप मीणा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र टोडा भीम में महाविद्यालय खोलने के संबंध में। श्री नंदलाल पुनिया सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ में शीतलहर से फसल को हुए नुकसान का मुआवजा दिलवाने के संबंध में। श्री रतनलाल तांबी सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र जाजपुर में विद्युत व्यवस्था को सुचारू संचालन हेतु नया जीएसएस स्थापित करने के संबंध में। श्री शिवनारायण सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र 12 की ग्राम पंचायत नियाना सोसरन अमलसरा को वन विभाग द्वारा गोडाउन क्षेत्र घोषित करने से काश्तकारों को हो रही परेशानी के संबंध में। श्री गणेशी राम मेघवाल सदस्य की ओर से जिला जालौर की पंचायत समिति साइला के ग्राम बलवाड़ा की पुनः पैमाइश करवाकर राजस्व नक्शा एवं रिकॉर्ड दुरुस्त करने के संबंध में। श्री नागराज सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र लसाड़िया के विद्यालयों में अध्यापकों को पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री जयदेव प्रसाद इंदौरिया सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ में जनता जल योजना में कार्य करने वाले कर्मचारियों का वेतन भुगतान नहीं होने के संबंध में। श्री राम गोपाल बैरवा सदस्य की ओर से जिला कोटा के कातोली में नायब तहसील कार्यालय शिफ्ट करने के संबंध में। श्री हेमंत कुमार सदस्य की ओर से राज्य के पुलिस कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश सुविधा प्रदान करने के संबंध में। श्री दिग्विजय सिंह सदस्य की ओर से वन मंडल टोंक के अंदर भीमड़ावास में बीसलपुर विस्थापितों को पुनर्वास हेतु आरक्षित भूमि में पेड़ काटे जाने के संबंध में। श्री अमराराम दौद सदस्य की ओर से इस्लामिया उच्च माध्यमिक विद्यालय सीकर की इंतजामिया कमेटी द्वारा कथित अनियमितता किए जाने के संबंध में। श्री मोहनलाल चौहान सदस्य की ओर से राज्य के किसानों को राहत प्रदान करने हेतु कृषि कनेक्शन पर मिनिमम चार्ज माफ करने कनेक्शन काटने के लिए 6 माह की छूट प्रदान करने के संबंध में। श्री शिवराम सिंह, श्री कन्हैयालाल
राजस्थान के किसान उसके बारे में पहले भी निवेदन किया था। माननीय राज्य मंत्री जी ने ओलावृष्टि और जो वर्षा हुई थी उससे फसल जो किसान की नष्ट हुई थी, मैंने रखा था इस मामले को, साहब उसके बारे में क्या हुआ? फसल और ओलावृष्टि से क्या हुआ साहब? किसानों की फसल बर्बाद हो गई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सदन में निवेदन किया था, फसल नष्ट हो गई, वर्षा हुई थी, नुकसान हुआ किसानों को, वो मैंने रखा था प्रश्न, इन्होंने भी साथ दिया था मेरा, उसके बारे में क्या हुआ? आपने कहा था मंत्री जी से वक्तव्य दिवाया जाएगा इसके बारे में, किसानों का मामला है साहब, हमारी किसान हितैषी सरकार है, इसलिए निवेदन कर रहा हूँ। गंभीर है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने 7 दिन पहले माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य बोलो, समझ में आए क्या बोल रहे हो? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज से 7 दिन पहले और ओले पड़े, उससे फसल नष्ट हो गई किसानों की साहब, जिसके कारण किसान की जो कमाई है, गाड़ी खर्चा उन्होंने किया है, वो फसल नष्ट हो गई है साहब। मेहरबानी करके उनको सहायता दिलाई जाए किसानों को, ये मेरा निवेदन है। अब आप बोलो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, माननीय सहायता मंत्री जी, आप इसका कब स्टेटमेंट देंगे? कितनी विराजे, आप विराजे ना उपाध्यक्ष महोदय, 7 दिन हो गए। माननीय सदस्यों ने ओलावृष्टि से हुए नुकसान के सवाल को सदन में उठाया था। मैंने उस वक्त भी निवेदन किया कि मैंने सभी जिलाधीशों को निर्देश दिए हैं कि वे विस्तृत जांच करके रिपोर्ट पेश करें। मेरे पास अभी तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। मैं आज रिपोर्ट प्राप्त करके कल तक इस संबंध में जानकारी सदन को अवगत करने का निवेदन करना चाहता हूँ। और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वो टोंक में एक कोली समाज की बालिका के साथ जो मामला हुआ था, यहाँ उठाया था 12 तारीख को, शुक्रवार को, आपने कहा था मैं उसकी जानकारी प्राप्त करके और बता दूंगा। मुझे अभी अभी सूचना मिली है, उसकी भी जानकारी सरकार ने प्राप्त कर ली है। विराजे बात हो गई ना, उसके संबंध में भी मैं कल सदन को अवगत करा दूंगा। मंत्री उपाध्यक्ष महोदय, 1 मिनट विराजे। कि विपक्ष यहाँ है भी नहीं और 295 को पड़ा मान करके और आप शिक्षा पर आज डिबेट नहीं साहब, हम बैठे हुए बड़ा हुआ कैसे मान लिया जाएगा? हम यहाँ बैठे हुए हैं, वो नहीं है तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? विपक्ष से क्या लेना देना है? गुलाब सिंह जी, विपक्ष तो यार इसका मतलब हमारे तो आप छुड़ जाते थे, आप इंटरेस्टेड, इसलिए आप क्यों मना कर रहे हैं? हम तो पढ़ेंगे साहब हमारे। आप अगर आज भी चाहो और आप बीच में समन्वय करो, कोऑर्डिनेशन करो, तो ये मामला आज भी सुलझ सकता है। विपक्ष से किसी प्रकार का विपक्ष तो गायब ही रहेगा, इसका क्या मतलब हुआ? विधानसभा नहीं चलेगी क्या उनके कारण? 1 मिनट आप सिंह जी चाहे तो भाई राजा साहब, कृपा करके आप इस हाउस को चलाने दीजिए। एक माननीय सदस्य बोले तो मेरे भी कुछ समझ में आए तो मैं कुछ कहूँ, आप बोलो, ये बोलो, वो बोलो, तो इससे क्या फायदा हो रहा है? आप कहिए ना, आप बोलना चाहते हैं तो मैं इजाजत दूंगा, तो आप बैठिए ना। फिर ऐसे आप बोल लिए, वो बोल लिए, वो बोल लिए, तो हाउस को डिसऑर्डर में रखने से क्या फायदा? न तो हमारे पल्ले कुछ पड़ता है, न आपको आप जवाब दे सकते हैं। इतना जोश खाने की कहाँ जरूरत पड़ रही है? हम आपको अलाउ कर रहे हैं, आप बोलने साथ बोलने दे रहे हैं। थोड़ा बहुत हाउस को ऑर्डर में ला करके चलने दीजिए ना इसको। हाँ बोलिए, क्या कहते हैं आप? अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी है वो सर्वधार्य है, लेकिन जिस तरह की सीकर में जो घटनाएं हो रही हैं, पुलिस थाना रिंग है उसके उपाध्यक्ष महोदय, आप सुनिए, आपको आपका रिजेक्ट तो किया नहीं है? मैं डिस्क्रेज की बात नहीं कर रहा, मैं तो सूचना उपाध्यक्ष महोदय, पूरी जिस तरह से हालत बन रही है, मतलब थाने से 100 गज की दूरी पे दिन दहाड़े तो अगर लूट के ले जाए और एक नहीं पकड़ा जाए, आपको जानकारी मिल जाए, जिस तरह की हालत जो भयभीत जो सीकर की जनता जिस तरह से हो रही है, मतलब नेशनल हाईवे पे थाने के बिल्कुल 100 गज की दूरी पे लूट के ले जाए और पैदल लूट के ले जाए, बगैर हथियार के लूट के ले जाए, और उनमें से भी पुलिस 100 गज की दूरी पे। सदस्य, आपको जानकारी मिल जाए, उसके बाद आप संतुष्ट नहीं हो फिर बात कर लेंगे ना। नहीं उपाध्यक्ष, जो भय पैदा हो रहा है, घटना हुई है, सरकार के पास जानकारी आ जाएगी, सरकार आपको सामने सुरक्षा नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, जो मैं तो ये कह रहा हूँ कि सीकर की आम जनता जिस तरह से भयक्रांत है कि इस तरह से थाने के सामने अगर लूट के ले जाएंगे, बिगर हथियार के, बिगर वाहन के, पैदल लोग आकर लूट के ले जाएं, थाने के सामने दिन दाड़े सुबह 7 बजे जीप उठा कर ले जाएं, और उस तरह से सरकार जिस तरह से मुस्तैद पुलिस की जिस तरह से खुल रही है, जो लोग आक्रांत हो रहे हैं, इसलिए
मेरा तो निवेदन है कि गृह मंत्री जी इस स्थिति को संभालने के लिए कह दिया ना आपको, कोई जानकारी आ जाने दो उसके बाद करेंगे। हाँ मही राजा साहब, आप क्या कहना चाहते हो? मैं ये निवेदन कर रहा था साहब कि अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आपसे निवेदन किया कि प्रतिपक्ष नहीं है 295 को बढ़ावा मान लिया जाए। हाँ। तो मेरा निवेदन ये था कि प्रतिपक्ष नहीं होने की स्थिति में आज तक संसदीय कार्य मंत्री खेत सिंह जी सरकार की तरफ से और प्रतिपक्ष के नेता से बातचीत करके मामले को जब भी कभी पैदा हुई है शॉर्ट आउट करते रहे, तो अब क्या आप प्रयास क्यों नहीं कर रहे इस मामले को सुलझाने का? अगर आप चाहो तो ये मामला अब भी सुलझ सकता है और ये जो आपने बात की ये मामला सुलझ सकता है। आप क्यों नहीं प्रयास कर रहे? आप क्या फरमा रहे हो? मंत्री जी कह रहे थे। अध्यक्ष महोदय, ये अर्जुन देथा समाजवादी जनक्रांति मंच राजस्थान के 4 रोज से 11 तारीख से भूख हड़ताल के ऊपर है, अनिश्चितकालीन स्टेट सर्कल पे। मैं माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूँ, उनमें जो सब मांग इनकी है वो मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख करके अनिश्चितकाल की भूख हड़ताल पर गए हैं। अर्जुन देथा पॉलिटिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, ये पहले जनता दल के भी अध्यक्ष थे और अब उनकी हालत अभी भी है, ये समाजवादी पार्टी में है, जो भी है, लेकिन वो उनकी उस मांगे शेड्यूल कास्ट को लेकर के है कि जैसे एक लक्ष्मण सिंह जाटव की टांगे काट दी, उसकी टांग तोड़ दी उसकी मजदूरी मांगने पर भरतपुर में, और उसको जो है पंचायत राज मंत्री ने सस्पेंड वापस बहाल कर दिया। इस तरह से जिनसीराम बेरवा की जमीनें छीन ली लठे तो ये तमाम शेड्यूल कास्ट और वीकर सेक्शन के केसेज हैं। अब गृह मंत्री जी को मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हालत उनकी खराब है, 4 रोज हो गए उनको भूख हड़ताल के ऊपर और उनका स्वास्थ्य में निरंतर गिरावट आ रही है। तो आपको कम से कम अब कुछ इंटरवीन करना चाहिए और उनसे जाके बात करके और उसको समस्या का समाधान करना चाहिए। तो ये मांगे ऐसी है जिसमें निश्चित रूप से मैं समझता हूँ सरकार नेगेटिव जवाब तो नहीं देगी। आप यही कहेंगे कि हम इस पर कार्रवाई अगर कमी रही है तो कब पूरी करेंगे, तो उनको अगर आप संतुष्ट करें तो भूख हड़ताल से उठ जाएंगे, अन्यथा एक सिचुएशन ग्रे हो जाएगी। थोड़ा सा इसको ध्यान दें आप। महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है कि बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, सही माने में महत्वपूर्ण देखते हैं कि उन्होंने लाडनू से चुनाव लड़ा तो 350 वोट मिले थे। जरा मतलब दुर्भाग्य इस बात का कि वो अगर भूख हड़ताल में उनका नहीं, भैया आपकी जिम्मेदारी सरकार की, वो उसको अगर उठाने के लिए कोई आश्वासन दे तो गुलाब जी गृह मंत्री जी अवश्य दे। से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया और उन्होंने जो जिक्र किया उसमें कई विभागों से संबंधित मांगे हैं। गृह विभाग का जहां तक संबंध है मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं, मैं उसकी जानकारी प्राप्त करके निश्चित रूप से कार्रवाई करने के लिए मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं। बात करा रहे साहब वहां पे भूख हड़ताल के स्थान पे कोई somebody on behalf of the government, मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं कि एक विभाग की बात होती तो मैं जाके जवाब दिया था। नहीं, मैं आपके विभाग से पंचायत राज विभाग का जिक्र उन्होंने किया, दलित वर्ग से हैं जिनकी जमीन को लेकर जहाँ तक जमीन पर सामाजिक खड़े हो गए, बोल रहे हैं आप खड़े रोज से आने वाले माननीय सदस्य जहाँ तक जमीन पर कब्जा करने का सवाल है या उनके साथ किसी तरह की जाति का सवाल है उसकी सारी कार्रवाई करने का तो मैं आश्वासन देता हूँ, लेकिन पंचायत राज विभाग में कोई नौकरी का मामला है या दूसरा मामला है तो ऑपरेशन हुए हैं उनमें पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, बार बार अपील करने के बाद वो एक उन सारे केसेस को मैं देख करके एक भरतपुर के एक जिसने मजदूरी मांगी उसके दोनों पैर इस तरह से तोड़े कि दोनों पैर कट गए और आज तक उसका चालान नहीं हुआ। इसलिए गृह मंत्री जी ऐसे जो केस हैं उनके लिए आपके विभाग से सबसे उन सारे मामले को मैं देख करके शीघ्र ही कार्रवाई करने के आदेश दे रहा हूँ। एक सेंटेंस आपको अलाउ कर दिया, डिबेट थोड़ी होगी तो एक वाक्य। मैं गृह मंत्री जी आपसे गृह मंत्री के हिसाब से निवेदन नहीं कर रहा, मैं निवेदन कर रहा हूँ राज्य मंत्रिमंडल के एक वरिष्ठ सदस्य, तो दूसरे विभाग के विषय में भी बात कर सकते हैं, मुख्यमंत्री जी से बात कर सकते हैं, कुल मिला के कोई रास्ता आप निकालें कि उनसे बातचीत होके उनको एश्योरेंस मिल करके भूख हड़ताल से उठे। मेरा प्रस्ताव ये है 295 को बढ़ावा माना गया, चलो मान लिया। डॉक्टर करण सिंह यादव पर्ची। उपाध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से मैं अपने क्षेत्र के लगभग 500 ट्रक ऑनर्स की समस्या यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जैसा उपाध्यक्ष महोदय आप जानते हैं
कि बहरोड के पास में बहरोड, नीमराणा और शाहजहांपुर औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किए गए, किसानों की बड़ी कीमती जमीन अधिग्रहित करके औद्योगिक विकास के रास्ते सुलभ कराए गए। वहां पर अनेकों फैक्ट्रियां लगी, किसानों को जो मुआवजा मिला उससे उनके पास में रोटी रोजी का और कोई साधन नहीं था, ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे और मोटा मोटा ट्रक चालक का धंधा उन्होंने चालू किया। उन फैक्ट्रियों के साथ में एक तरह का अनुबंध हुआ कि ये ट्रक के जितने चालक हैं वो मिलकर के अपनी एक यूनियन बनाएंगे और नीमराणा और शाहजहांपुर क्षेत्र के लोग बाग उनके ही ट्रक लेंगे जिनसे उनकी रोटी रोजी चलती रहे। और ये काम लगभग पिछले 20 वर्षों से बड़ा शांतिपूर्वक चलता रहा है। आमतौर पर जिस तरह से ट्रक यूनियंस की रेपुटेशन होती है कि कहीं झगड़े कहीं फसाद, बहरोड की ट्रक यूनियन के मामले में आपको एक केस भी कहीं पुलिस में रजिस्टर्ड नहीं मिलेगा। बहुत शांतिपूर्वक तरीके से उद्योगपतियों व्यापारियों से मिलकर के उनका काम चलता रहा। अभी पिछले दिनों दिल्ली में एक कोई बड़ी मीटिंग हुई जिसमें हमारे राज्य के वरिष्ठतम अधिकारी मौजूद थे और राजस्थान में और देश में उद्योग के हालात क्यों खराब है इस विषय के चर्चा के अनेक कारणों में बिजली पूरी नहीं मिल पा रही है या मल्टीनेशनल के सामने हमारा उद्योगपति टिक रहा है या नहीं टिक रहा। उद्योगपतियों की एक संस्था ने ये बात कहने की कोशिश की कि साहब नीमराणा और बहरोड की उद्योग तो इसलिए नहीं चल पा रहे हैं कि वहां की ट्रक यूनियन के लोग बाग हमसे ज्यादा किराया ले रहे हैं और जब तक वो हमसे ज्यादा किराया लेते रहेंगे हमारा मामला मुनाफे पे में नहीं चलेगा। ये एक मांग वहां उभर करके आई और उस मीटिंग के संदर्भ में संभवतः माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदय ने नीचे अपने अधिकारियों को निर्देश दिए। दिल्ली से जो हमारे रेजिडेंट कमिश्नर है श्री जेपी सिंह वो नीमराणा में आए और व्यापारियों से एक तरफा बात करके जिला प्रशासन को इस तरह के निर्देश दे गए कि इस ट्रक यूनियन को तोड़ दिया जाए। आज के इस युग में जहां रोटी रोजी के लिए आदमी दर दर भटकता फिर रहा है, उस क्षेत्र की जनता को औद्योगिक विकास के नाम पे सिर्फ कुछ मिला है तो सिर्फ प्रदूषण मिला है। आप स्वयं जानते हैं कि आज कोई औद्योगिक घराना वहां के स्थानीय बच्चों को नौकरी देने के लिए कतई तत्पर नहीं है। ये मेरी नहीं, आप जिस क्षेत्र में काम करने वाले यूपी से, बिहार से, दूसरे क्षेत्रों से लोग लेके आ जाएंगे, लेकिन स्थानीय आदमियों को नौकरी नहीं देंगे। ये ट्रक का मामला ऐसा था जिससे अपनी दाल रोटी वो बैठ करके चला रहे थे। आज सरकार के इशारे पे, मुख्य सचिव जी के और बड़े अधिकारियों के इशारे से उन व्यापारियों को खुश करने के लिए, उनको राजी करने के लिए, ट्रक यूनियन तोड़े जाने से अगर देश का औद्योगिक वातावरण बन जाएगा तो सबसे पहले तोड़ दीजिए साहब। उनके जिला प्रशासन को उनके पीछे लगा दिया कि आप इस ट्रक यूनियन नाम को हटा दीजिए, अपनी अलग अलग कंपनी बना दीजिए। इसलिए मैं यहाँ पर माननीय वित्त मंत्री जी बैठे हैं, राजस्थान के होम मिनिस्टर साहब बैठे हैं, बहुत वरिष्ठ मंत्री बैठे हैं, उनसे उद्योग मंत्री जी थोड़ी देर पहले सदन में थे, श्रम मंत्री जी यहाँ बैठे हुए जिनका भी इस मामले से गहरा ताल्लुक है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर ट्रक यूनियन के बीच में और व्यवसायियों के बीच में, उद्योगपतियों के बीच में कहीं कोई मनमुटाव है, कहीं ऐसा लगता है कि ट्रक यूनियन उनसे कोई ज्यादती कर रही है, तो श्रम विभाग के लोग या उद्योग विभाग के लोग बैठ करके 20 तारीख करके और उसका मामले को सलटावें, बजाय इसके कि उनको एक तरफा निर्णय दे करके पुलिस की लाठी से और प्रशासन के जोर से उस ट्रक यूनियन को तोड़ने से उस क्षेत्र के हजारों किसानों को, जिन्होंने अपनी जमीनें दी थी और जिनका रोजगार मात्र ट्रक चलाना है, यूनियन के माध्यम से सभापति महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, लोगों को सुलभ रोजगार उपलब्ध हो जाता है। बारी से क्रमशः हर आदमी का नंबर आता जाता है और अपना अपना धंधा करते रहते हैं। इसलिए मैं आपसे उपाध्यक्ष महोदय निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार को आप इस बारे में निर्देश करें कि बहरोड की और नीमराणा की ट्रक यूनियन को इस तरह से नहीं तोड़ा जाए, वहां के लोगों से ट्रक यूनियन से बैठ करके बात की जाए, व्यवसायिकों और उद्योगपतियों के उनके बीच में बैठ करके जिला प्रशासन या स्थानीय प्रशासन कोई ऐसा रास्ता निकाले कि दोनों बैठ करके आपस में अपने सामंजस्य से जिस तरह से पिछले 20 साल से रहते रहे उस तरह से रहते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ में आपने मुझे धन्यवाद दिया। धन्यवाद। श्री दुर्गा प्रसाद जी। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए पुकारा है। महोदय, मैं आज इस सदन में एक खास व अहम मुद्दे को लेकर के अपने विचार रखना चाहता हूं। यह मुद्दा इस सदन के प्रत्येक सदस्य की गरिमा व अधिकार से संबंधित है। प्रदेश की शांति
व्यवस्था से संबंधित है, कानून व्यवस्था से संबंधित है, सांप्रदायिक सौहार्द से संबंधित है। मैं इस सदन के प्रत्येक सदस्य से निवेदन करूंगा कि कृपया मेरी बात को गौर से सुने। वैसे सौभाग्य से आज वरिष्ठ मंत्री भी इस सदन में मौजूद हैं। गृह मंत्री जी हैं, वित्त मंत्री जी हैं, राजस्व मंत्री जी हैं, हमारे शिक्षा मंत्री, पंचायती राज मंत्री भी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया मेरी बात को गौर से सुने। अध्यक्ष महोदय, पिछले समय कुछ माह पूर्व इस सदन के एक वरिष्ठ सदस्य ने अपने साथ घोर अन्याय को देखते हुए, उपेक्षापूर्ण व्यवहार को देखते हुए, जलालतपूर्ण व्यवहार को देखते हुए एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के झापड़ मार दिया था। उसके झापड़ मारने के तुरंत बाद काफी हौला हुआ, प्रशासनिक स्तर पर हुआ और सामाजिक स्तर पर भी हुआ। पर अध्यक्ष महोदय, इस बात को किसी ने नहीं देखा कि वो क्या परिस्थितियां थी जिनके कारण हमारे माननीय सदस्य को विवश होना पड़ा झापड़ देने पर। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि हमारे सदस्य के साथ घोर अन्यायपूर्ण बर्ताव किया गया, उसके साथ उपेक्षा की गई और आज हम देख रहे हैं कि हमारे साथ भी ये प्रशासनिक अधिकारी, नौकरशाह इसी प्रकार उपेक्षापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। अभी इस सदन में कुछ समय पहले बहन कमला जी ने एक बात रखी कि मीटिंग बुलाई गई करौली में और उनको नहीं बुलाया गया, जनप्रतिनिधि को नहीं बुलाया गया, उनके साथ में उपेक्षा बरती गई। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार मैं निवेदन करूंगा कि गंगापुर में गोलीकांड हुआ। गंगापुर में गोलीकांड हुआ, प्रशासनिक अधिकारियों ने मेरा पूर्ण तौर से बहिष्कार सा किया। शांति समिति की मीटिंगों में मुझे नहीं बुलाया गया, हालांकि मैं उस वक्त बीमार था। शांति समिति की मीटिंग में अगर यदि मुझे बुलाया जाता तो मैं निश्चित रूप से सब बीमारी को छोड़ करके वहां जाता, गंगापुर के शांति व्यवस्था के लिए। वहां पे हिंदू और मुसलमान में किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ना हो, उसके लिए मैं वहां जाता। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि मैं वहां पे होता तो निश्चित रूप से वह गोलीकांड नहीं होता, चाहे मुझे गोली खुद खानी पड़ती। पर इन अधिकारियों, इन प्रशासनिक नौकरशाहों ने मेरी उपेक्षा करी और नतीजा ये हुआ कि वहां पे इन्होंने अपने सामंतशाही व्यवहार के कारण, अलोकतांत्रिक व्यवहार के कारण वहां पे गोलियां चला दी और इस सरकार के लिए एक सरदर्द पैदा कर दिया। बहुत से लोगों ने मुझे ही उसके लिए जिम्मेदार बताया, हालांकि मैं वहां पे नहीं था। यहाँ पे मैं 19 तारीख को आ गया था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब हमारे एक माननीय सदस्य ने एक पुलिस अधिकारी के झापड़ रसीद किया था तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने भी उस मसले को गंभीरता से लिया था और उन्होंने इस बात की जानकारी भी प्राप्त की थी कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि जिससे एक सदस्य को ऐसी अप्रिय घटना को अंजाम देना पड़ा। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने सब बातों की जांच करी और जांच करने के बाद में, जैसा कि मुझे अखबार के माध्यम से पता पड़ा, कि प्रशासनिक अधिकारियों को एक आदेश निकाला गया कि जनप्रतिनिधियों को पूरा सम्मान दिया जाए। जैसे ही वो मिलने आए उनको प्राथमिकता के आधार पर बुलाया जाए, उनको आदर से बैठाया जाए, उनकी बात को सुना जाए। इसी प्रकार यह बताया गया कि यदि एमएलए, एमपी या जनप्रतिनिधि किसी प्रशासनिक अधिकारी को टेलीफोन करते हैं तो उनको उनकी बात को प्राथमिकता के आधार पर सुना जाए। यदि प्रशासनिक अधिकारी यदि नहीं है तो अटेंडेंट जो कि रिसीव करता है टेलीफोन को, उसको टेलीफोन नंबर नोट करना चाहिए और जैसे ही प्रशासनिक अधिकारी वापस आता है तो उसे
जनप्रतिनिधि से संपर्क करना चाहिए और बात पूछनी चाहिए। एक बड़ी अच्छी व्यवस्था उन्होंने कायम की। हमें लगा कि अब हमारी पूछ होगी, जनप्रतिनिधियों की कुछ बात मानी जाएगी, ये प्रजातंत्र सफल होगा। पर अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े दुख के साथ में निवेदन करना पड़ रहा है कि हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने, नौकरशाहों ने हमारे मुख्यमंत्री जी के आदेशों को वेस्ट पेपर बॉक्स रद्दी की टोकरी में डाल दिया और उन्होंने उसी प्रकार पूर्ववत आचरण शुरू कर दिया। हमारे प्रशासनिक अधिकारी इस प्रकार कार्य करते हैं जैसे कि इस देश में प्रजातंत्र नहीं है। वही अंग्रेजों का राज है, राजा महाराजाओं का राज है, सामंत शाहों का राज है। मैं अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय निवेदन करना चाहूंगा कि यदि इसी प्रकार ये प्रशासनिक अधिकारी काम करते रहे तो सच मानिए कि ये देश का लोकतंत्र जायज समय तक। स्पेसिफाई नाम तो बोलो, कौन है प्रशासनिक अधिकारी, कौन क्या है, कहाँ हुआ, क्या हुआ, समझाओ तो सही। मैं एक जनरल बात कहता हूँ, सुन रहे हैं दुर्गा प्रसाद जी, जनरल प्रशासनिक अधिकारी आपकी बात को नहीं सुने रहो। प्रशासनिक अधिकारी यूं सिर उठा के चला जाए, ऐसा होता है क्या कभी? अभी हुआ ना करौली में, हमारे गंगापुर में गोली कांड हुआ। महोदय मैं इसको भी स्पष्ट कर दूं, हमारे गंगापुर में गोली कांड हुआ। गोली कांड प्रशासनिक अधिकारियों की गलती के कारण हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कि वो कहते हैं कि जनता ने पत्थर मारे, इसके कारण हमने गोलियां चलाई। मैं पूछना चाहता हूं उन प्रशासनिक अधिकारियों से कि कितने आदमी घायल हुए, कितने पुलिस अधिकारी मरे, कितनों के गंभीर चोट आई, क्या उनके पास में जवाब है? एक भी आदमी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। और पीछे गोली चलाने से पहले, ये तो है नहीं कि गोली पत्थर मारा और गोली चला दी। गोली चलाने से पहले आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, लाठी चार्ज की जाती है। अगर इससे भी काम नहीं बनता है तो वहां पे फायर ब्रिगेड थी, फायर ब्रिगेड से पानी की बौछार डाली जा सकती है। इसके बाद में रबड़ की गोलियां भी चलाई जा सकती हैं। गोली कभी भगते हुए लोगों पर नहीं चलाई जाती, आदमियों को मारने के लिए नहीं चलाई जाती। गोली तो केवल भीड़ को भगाने के लिए और हवाई फायर किए जाते हैं। तो ये क्या प्रशासनिक उद्यमता नहीं थी? आप कहते हैं प्रशासनिक अधिकारी सही काम कर रहे हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा? वहां पर 3 आदमी मौके पे मरे, 7 आदमियों की गोली लगी, जो कि यहाँ पे आज तक एसएमएस हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं। तो ये क्या प्रशासनिक अधिकारियों की उद्यमता नहीं थी? अध्यक्ष महोदय, मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक इनकी गतिविधियों पर पूरी तरह से काबू नहीं किया जाएगा, तब तक मैं सोचता हूं कि देश का लोकतंत्र ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता। और हम लोग इसी प्रकार यदि उपेक्षा महसूस करेंगे तो एक दिन हम बगावत होगी। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन सब बातों से बचने के लिए कि कोई विधायक किसी अधिकारी के झापड़ मार दे या कोई पुलिस अधिकारी गोली चला दे, इसके लिए, इस सब बातों से बचने के लिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार को कुछ नियम कायदे बनाने पड़ेंगे, कोड ऑफ कंडक्ट बनाना पड़ेगा। कोड ऑफ कंडक्ट अगर बना हुआ है तो उसका प्रचार और प्रसार नहीं हुआ है। हम लोगों को मैं पूछता हूँ आदरणीय गहलोत साहब कि आपको क्या पता है कि क्या कोड ऑफ कंडक्ट है, किस तरह से मतलब जनप्रतिनिधियों के साथ में व्यवहार किया जाना चाहिए। मैं अपनी बात कहता हूँ कि मैंने एक अधिकारी विशेष को समाप्त कीजिए, काट दिया। टाइम खत्म हो रहा हो, समाप्त कीजिए। शॉर्ट कर रहा हूँ साहब, मैं ज्यादा बोलूंगा ही नहीं अपना। अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे एक माननीय सदस्य का जवाब दे रहा हूँ कि मैंने एक कार्ड दिया। कार्ड देने के बाद में मैं 15 मिनट बाद में मुझे बुलाया गया। अधिकारी जी ये जानते थे कि एमएलए का कार्ड है, फिर भी टेबल में घुस करके टेबल पर निगाह नीचे करके लिखा पढ़ी कर रहे थे। मैं जाके उनके सामने खड़ा हो गया और फिर बोले भाई क्या बात है, ये क्या तरीका है? ये जनता का राज है? ये क्या देश में लोकतंत्र है? ये बात मैं बताऊंगा बाद में, जनार्दन सिंह जी, अभी नहीं बताऊंगा। माननीय जनार्दन बाद में बताऊंगा। हम होम मिनिस्टर को बता दूंगा, वित्त मंत्री जी को बता दूंगा, मुख्यमंत्री जी को बता दूंगा, परंतु यहाँ पे नहीं बताऊंगा। ये मेरा अधिकार है। तो उपाध्यक्ष महोदय,
मेरा निवेदन ये है कि जब तक इस तरह की जब आपको वही बताना है तो सदन को क्यों माननीय सदस्य प्लीज सदन में कोई बात लाओ। जब आप कांग्रेस का साथ दे रहे हो और हर वक्त साथ रहते हो, जब आपकी हालत है। माननीय सदस्य प्लीज। ये कांग्रेसियों की भी हालत है मैडम, मेरी नहीं है। अभी मैडम कमला जी भी कह रही थी और दूसरे साथी लोग भी कह रहे थे। मैं इस प्रशासन में बैठे हुए अधिकारियों, मंत्री महोदय से कहूंगा, मंत्रीगण से कहूंगा, हमारे मुख्यमंत्री जी दुर्भाग्य से आज नहीं है, वो एक अच्छे अधिकारी हैं, एक अच्छे मंत्री हैं और वो उन्होंने हमारे लिए विधायकों के लिए काफी सुविधाएं भी दी हैं। उन्होंने हमें 60 लाख रुपए अपने फंड दिया, एक हमें क्लर्क भी दिया और दूसरी सुविधाएं भी दे रहे हैं। परंतु दुख तो इस बात का है कि नौकरशाह हावी होते जा रहे हैं। जब तक इन नौकरशाहों के खिलाफ हमारी सरकार मुस्तैदी से कोई एक्शन नहीं लेगी, इनके खिलाफ अक्सर क्या होता है कि ट्रांसफर कर दिया जाता है। श्री अर्जीराम जी उपाध्यक्ष महोदय, तो कभी-कभी होता है। उपाध्यक्ष महोदय, बात को रिपीट करो। बात तो मैं तो आसन की व्यवस्था का आदर करता हूँ, बैठ जाऊंगा, परंतु बुरी बात तो कहने दो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं रामसर नागौर वाया छाबड़ा तौरा डेढ़ सड़क का डामरीकरण करने बाबत 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूँ। श्री कन्हैयालाल मीणा। श्री सीपी जोशी। माननीय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति के संबंध में 31 मार्च 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 35 अरब 72 करोड़ 91 लाख 87 हजार तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि 4 बजे मुख बंद का प्रस्ताव है। जो भी माननीय सदस्य बोले हैं समय सीमा से का ध्यान रखते हुए बोलने की कृपा करें। श्री रामचंद्र सराधना। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं शिक्षा पर इस कटौती प्रस्ताव के माध्यम से मेरे विचार व्यक्त करना चाह रहा हूं। आज राजस्थान में जिस गंभीरता से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है और उसके जो परिणाम सामने आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि एक अच्छा संकेत है समाज के लिए, और वो ये भी कि सारे देश में साक्षरता पर जब गंभीरता से चर्चा होती है, राजस्थान का बहुत पिछड़ापन था। सन 1951 में 8.5% था और आज वो स्थिति बढ़ करके 62% के करीब हो गई। ये हमारे इस प्रदेश के लिए एक गर्व का विषय है और इस पर जो शिक्षा के क्षेत्र में काम किए गए, वर्तमान सरकार ने शिक्षा दर्पण के माध्यम से सर्वे करवा करके उन बच्चों का निशानदेही की गई जो बच्चे स्कूल से बाहर रहते थे, और स्थिति ये रही कि उन 23 लाख बच्चों में से, चाहे वो अब राजीव गांधी पाठशाला के माध्यम से करें, चाहे और किसी शिक्षा कर्मी के माध्यम से उस शिक्षा का प्रचार प्रसार करें, आज की स्थिति ये है 11 लाख बच्चे केवल मात्र आउट ऑफ स्कूल रहे हैं। लेकिन इन सारी योजनाओं के साथ में शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है और गुणात्मक वृद्धि भी हुई है। मान्यवर, निजी शिक्षण संस्थाओं को भी बहुत प्रोत्साहन दिया जा रहा है और एक तरह से इतनी छूट मिल गई है जो जहां चाहे स्कूल खोल सकते हैं, और जब उसके 3 वर्ष पूरे होने के बाद में उसको क्रमोन्नत करने के राज्य सरकार की तरफ से बड़ी शिथिलता दी जा रही है। सही मायने में देखा जाए तो शिक्षा का प्रचार प्रसार करने में निजी शिक्षण संस्थाएं, गैर सरकारी संस्थाओं का बड़ा योगदान है, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से ये एक व्यापार का रूप लेती जा रही है, ये कालांतर में जाकर एक चिंता का विषय बन सकता है और इन निजी शिक्षण संस्थाओं पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी हो गया है। आज जयपुर में ही देखा जाए तो ये महसूस करेंगे आप भी कि जिन लोगों ने इस शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करके ये अपना एक शिक्षा का व्यापार बना करके जो अपने विद्यालय खोले गए हैं, और उन विद्यालयों में भर्ती करने के लिए मैं समझता था इस शब्द का मुझे उपयोग नहीं करना चाहिए,
आरटीडीसी में जिस तरह से लड़कों का एक गिरोह प्राप्त हो गया था, इन लड़कों को, बच्चों और बच्चियों को पकड़ने के लिए भी ऐसे लपके तैयार किए जा रहे हैं कि मेरी संस्था में ज्यादा लेकर के आओगे तो हम आपको कमीशन देंगे। ये शब्द का बड़ा अनुचित लगता है मुझे शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन स्थिति ऐसी पैदा होती जा रही है। इसलिए इन शिक्षण संस्थाओं पर नियंत्रण रखने की कोई न कोई ऐसी रूपरेखा बनाई जानी चाहिए। दूसरा निवेदन ये कर रहा था कि जहां पर सेकेंडरी स्कूल आपने सरकारी दे रखी है, वहां पर ये भी नहीं देखा जा रहा है दूसरी अपने गैर सरकारी संस्था को यदि क्रमोन्नत करने का आदेश दिए जा रहे हैं या उस प्राइवेट संस्था को जो सेकेंडरी स्कूल में परिणत करने का आदेश दिए जा रहे हैं, तो उसका असर उस सेकेंडरी स्कूल पे क्या पड़ेगा जो राजकीय संस्था चल रही है। कई राजकीय संस्थाओं की स्थिति ये होती जा रही है कि वो प्राइवेट संस्था के कारण, चाहे उनका आकर्षण हो, चाहे उनका व्यावहारिक संपर्क हो, किन्हीं भी कारणों से उस राजकीय संस्थाओं पर, सेकेंडरी स्कूलों पर बड़ा दबाव पड़ता जा रहा है और लड़कों की कमी होती जा रही है। मैं समझता हूँ ये राज्य सरकार के लिए, ये विभाग के लिए शर्मनाक विषय है कि हमारी सरकारी संस्थाओं में छात्र नहीं जाना चाह रहे और प्राइवेट संस्थाओं में फीस दे करके पढ़ना चाह रहे हैं। कि इसका मतलब ये है या तो हमारी जागरूकता की कमजोरी है या उसमें पढ़ाने वाले टीचर्स की इच्छा शक्ति का कमजोरी है, जिसके कारण वो ऐसा हो रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं को क्रमोन्नत करने के लिए आदेश देने से पहले कम से कम इस बात पर गौर किया जाए कि हमारी जो सरकारी संस्थाएं चल रही हैं कहीं उनको नुकसान न हो जाए, वो बंद न हो जाए। और स्थिति ऐसी आती जा रही है, कई शिक्षण संस्थाओं को देखा जाएगा, मैं आपको कई उदाहरण पेश कर सकता हूँ जो वो शिक्षण संस्थाएं बंद होने की स्थिति में है। मेरे यहाँ पर जमुआ रामगढ़ में एक नूरपुर स्कूल है, वहां पर 2 टीचर और 13 छात्र हैं। मकसूदनपुरा में यही पोजीशन है, हरचंदपुरा में यही पोजीशन है। लड़कों को मुश्किल से पकड़ पकड़ के टीचर लाता है और वहां पर लड़के नहीं है। लड़के नहीं होने का कारण है वहां पर शिक्षण संस्था ठीक नहीं, शिक्षण का कार्य ठीक नहीं है और उसका या तो सुपरविजन ठीक नहीं है या इंस्पेक्शन ठीक नहीं है या उस पढ़ाने वाले टीचर की इच्छा शक्ति मर चुकी है, जिसके कारण वो लड़के भाग भाग करके प्राइवेट स्कूल में जाना चाह रहे हैं। और हर गार्जियन चाहता है मेरा लड़का अच्छा पढ़े, लेकिन शिक्षण संस्था जब सरकारी में नहीं काम होता है तो प्राइवेट संस्था में भेज रहा है। इसलिए इन शिक्षण संस्थाओं को क्रमोन्नति और आपका रजिस्ट्रेशन, रिकॉग्निशन देने से पहले कम से कम इस बात पर जरूर गौर किया जाना चाहिए और इसे अफरा तफरी में इनको मान्यता नहीं दी जानी चाहिए कि जाओ जहां जाओ और वहीं स्कूल खोल करके अपना काम चलाओ। ये व्यापारिक तरीके से निजी शिक्षण संस्थाओं का कार्य चल रहे हैं। आपने राजीव गांधी राजीव गांधी पाठशालाएं खोली है। मैं इस बात के लिए पहले भी इस सदन में धन्यवाद दे चुका हूं और राजस्थान सरकार को और शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने राजीव गांधी पाठशालाएं खोलकर सारे प्रदेश में एक शिक्षा का माहौल बनाया। और वो शिक्षा का माहौल इस तरह से बना कि एक गरीब आदमी जो कभी महसूस नहीं करता था मेरी ढाणी में स्कूल हो जाएगी या मेरे मगरे में स्कूल हो जाएगा और मेरा बच्चा स्कूल पढ़ने जाएगा, वो समझता था मेरा बच्चा बड़ा होगा जब जाएगा, बड़ा होने से पहले उसको ढांडे ढोर खेत पात में लगा दिया करता था। वो गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अपने उस राजीव गांधी पाठशाला में भेजता है। शिक्षा सहयोगी उसमें आपने लगाए हैं। शिक्षा सहयोगी के बारे में मैं आपसे निवेदन करूं, यद्यपि इन्होंने 1200 रुपए में आपने लगाए और अपने अपने हिसाब से आपने इस पर गौर भी किया, 400 रुपए का इंक्रीमेंट देकर के उनको बढ़ाने की कोशिश भी की है, लेकिन आगे आने वाले समय में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, विभाग को निवेदन करना चाहता हूँ कि इन शिक्षा सहयोगियों में जिन शिक्षा सहयोगियों का रिजल्ट अच्छा रहे, जिनकी इच्छा शक्ति शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली हो, केवल मात्र नौकरी के लिए जो आगे, उनकी भी छटनी होनी चाहिए। जो समर्पण भाव से शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले हों, उन लोगों को आगे बढ़ा करके रेगुलर टीचर भी बनाया जाए और राज्य सरकार की सेवा भी उसको दी जाए। दूसरा, राजीव गांधी पाठशाला में पढ़ाने वाले शिक्षा सहयोगियों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। आपने आज तक राजीव गांधी पाठशाला में शिक्षा सहयोगी का चयन तो कर लिया और पंचायत राज को छूट दी थी उनका शिक्षा सहयोगी चुनने में। बीच में एक ऑफसेट भी आया, हाई कोर्ट का फैसला भी हुआ, उसके अनुसार भी आपने काम करना शुरू किया, लेकिन आज तक भी शिक्षा सहयोगियों के बारे में सर्विस रूल्स नहीं बने गए और न इनका कोई अभी तक इनका सही मायने में नियंत्रण हो पाया है। कौन इसको हटाता है, कौन इसको लगाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मेरे यहाँ पर एक राजीव गांधी पाठशाला खोली और पहले एक टीचर राधेश्याम नाम का एक टीचर आया, उसने 6 महीने तक स्कूल चलाई। जब उसको 1200 रुपए में रास नहीं आया, उसने प्राइवेट शिक्षण संस्था खोल करके शुरू कर दिया और हमारी संस्था को बंद कर दिया। जब 6 महीने 7 महीने तक वो बंद रही, पंचायत दूसरी आई, पंचायत ने बात करी और सीईओ से बीडीओ से बात करके उन्होंने कहा दूसरा प्रस्ताव ले सकते हो आप। उन्होंने आज्ञा दे करके उस शिक्षण संस्था में राजीव गांधी पाठशाला में दूसरा शिक्षा सहयोगी चुनने के लिए वार्ड सभा करवा दी, ग्राम सभा करवा दी, दूसरे शिक्षा सहयोगी का चयन कर लिया और शिक्षा सहयोगी आज तक वहां काम कर रहा है।
और अब जब ये मालूम पड़ा, राज्य सरकार ने एक ऐलान कर दिया, एक इंडिकेशन दिया कि इन शिक्षा सहयोगियों में से चुन करके हम इन लोगों को रेगुलर टीचर बनाएंगे, तो पहले वाला जा गया, मैं भी वापस आना चाहता हूं, मैं छोड़ूंगा नहीं। आपके राज्य सरकार ने फैसला कर दिया, विभाग ने एक ऑर्डर दे दिया कि जो एक बार लग गया वो छूटेगा नहीं, उसको हटा नहीं सकते, हटाने का कोई पावर नहीं है। तो हटाने का पावर नहीं, तो वो दूसरा भी आ गया जो 6 महीने 7 महीने काम करके चला गया था, बीच में छोड़ के चला गया, संस्था को बंद करके चला गया। अब वो दूसरे टीचर को भी तनख्वाह नहीं मिल रही है और पहले वाले को टीचर को तनख्वाह नहीं मिल रही है। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि आपके इसके मामले में क्लियर निर्देश कोई है नहीं, न आपके विभाग के अधिकारी इस बात को जानते हैं, सब टाल टोल करने के चक्कर में रहते हैं। कभी वो सीओ को भेजते हैं, कभी एसीओ को भेजते हैं, कभी डीओ को भेज देते हैं, जिस तरह से लोगों को नुकसान हो रहा है और इस पर नियंत्रण भी सही मायने में खत्म होता जा रहा है। उस आपके आदेश से ये